गुड इवनिंग, एम आई ऑडिबल? कहाँ तक हुआ था? चैप्टर 4 स्टार्ट करना है ना आज हमें। चलिए नाउ बैक टू चैप्टर। पीछे जाने की तो कोई ज़रूरत नहीं है आई गेस। चलिए मूव फर्दर। चैप्टर नंबर 4, थोड़ा बहुत बेसिक सा आइडिया मैंने आपको दे दिया था। आप सभी को स्क्रीन पे बैरिक ठीक से दिख रहा है ना? क्या कहता है चैप्टर नंबर 4? परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। बाकी ये है, जब कोई सेक्शन पढ़वाना होगा मैं अपनी स्क्रीन हटा के बैरिक पूरी स्क्रीन पे कर दूंगी तो आपको और अच्छे से दिख जाएगा। तभी तक आप लोग अपना बैरिक भी खोल लीजिए और सी द स्क्रीन। चलिए, चैप्टर 4 है हमारा परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अभी तक हमने जितनी भी बात की है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में, तो हमने पढ़ा है इसमें अभी तक कि एक बायर है। क्या पढ़ा है हमने? एक बायर है, ठीक है, और एक सेलर है। इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है मूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर, एक प्राइस कंसिडरेशन के लिए, है ना। दोनों के बीच में क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। किस बात को लेकर हो रहा है? सेल के लिए हो रहा है। क्या चीज की सेल हो रही है? मूवेबल प्रॉपर्टी की सेल हो रही है ना। मूवेबल प्रॉपर्टी की सेल को लेकर बायर और सेलर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, कॉन्ट्रैक्ट किस लिए होता है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हमें यहाँ पे पढ़ना है आगे कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसकी परफॉर्मेंस कैसी होती है। अब कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके का होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो सब आपको क्लियर है। अब आ जाती है बारी मेजर चीज़ की, परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस कैसे? कॉन्ट्रैक्ट बन गया, प्राइस फिक्स हो गया, आपकी गुड्स मूवेबल है, सब कुछ हो गया। अब परफॉर्म कैसे किया जाएगा? और परफॉर्मेंस में क्या आता है कि नाउ वॉट आई एम सपोज टू डू इफ आई एम अ बायर, तो मुझे क्या करना होगा कि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाए इसके एग्जीक्यूशन के लिए। और अगर मैं सेलर हूं तो भी मुझे ऐसा क्या करना होगा कि इस कॉन्ट्रैक्ट का जो मैंने किया है उसका एग्जीक्यूशन हो जाए, वो कंप्लीट माना जाए। देखिए ऐसा होता है कि अगर बायर और सेलर कोई किसी कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं मूवेबल गुड्स को लेकर, तो बायर जो हैं वो किस चीज़ के लिए अकाउंटेबल हैं? पे करने के लिए अकाउंटेबल है ना, जो उन्होंने चीज़ें ली हैं उसके लिए। और सेलर क्या करेंगे? फिर डिलीवर करेंगे, है ना। इन दोनों के ऊपर ये ऑब्लिगेशन है। और इनकी बायर की साइड से पेमेंट को लेकर और सेलर की साइड से डिलीवरी को लेकर छोटे छोटे रूल्स होते हैं। अब हमें वो चीज़ देखनी है कि वो रूल्स क्या हैं, कैसे स्टैंड करते हैं। सेक्शन नंबर 31 देखिए, क्या कहता है आपका सेक्शन 31 स्क्रीन पे। सेक्शन 31 में सिर्फ आपको बताया गया है ड्यूटीज क्या हैं सेलर की और बायर की। नॉर्मल अगर एक जनरल कॉल्स में आप देखेंगे तो जो सेलर है क्या करेगा? सेल जो कर रहा है वो क्या करेगा? एक प्रॉपर्टी सेल कर रहा है ना वो, तो वो सिंपली उस प्रॉपर्टी को डिलीवर करेगा। ये तो उसकी ड्यूटी में आएगा ही आएगा ना, बाकी सब बात की बात है। अब डिलीवर करेगा ये उसकी एक सबसे मेजर ड्यूटी है। और बायर की मेजर ड्यूटी क्या है यहाँ पे? कि उन्हें बाय करेगा यानी एक्सेप्ट करेगा एक तो, और एक्सेप्टेंस के साथ साथ पेमेंट भी करेगा, है ना। सेलर की ड्यूटी क्या है? डिलीवर करना है, इसमें तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और बायर की ड्यूटी क्या है? कि उनको एक्सेप्ट करेगा, है ना। सेलर की ड्यूटी क्या है? डिलीवर करेगा। और बायर की ड्यूटी क्या है? कि उनको एक्सेप्ट करेगा। यहाँ तक क्लियर है? इसमें इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। सेलर क्या करेगा? डिलीवर करेगा। बायर क्या करेगा? रिसीव करेगा, प्लस उन गुड्स के लिए पे करेगा। ऑलराइट, चलिए 31 हो गया। 31 में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। 32 पर आते हैं। पेमेंट एंड डिलीवरी आर कॉन्करेंट कंडीशंस। अब एक बात बताइए, जब आपको ऊपर ही बता दिया है कि सेलर और बायर दो लोग हैं, सेलर क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं। और बायर क्या कर रहे हैं? उसको बाय कर रहे हैं, यानी एक्सेप्ट कर रहे हैं उस चीज़ की डिलीवरी, एक पेमेंट देकर उस चीज़ को एक्सेप्टेंस दे रहे हैं, एक्नॉलेज कर रहे हैं कि हाँ भाई मैंने खरीद लिया। तो ये दोनों चीज़ें जो होती हैं ना कॉन्करेंट होती हैं, अपने आप में साथ साथ चलती हैं ये एक दूसरे के, ठीक है। अनलेस अदरवाइज अग्रीड। अब देखिए कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ऐसे भी टर्म्स हो सकते हैं जो इस चीज़ को, साथ साथ चलने वाली चीज़ को थोड़ा बहुत बदल दें। जनरली कॉन्करेंट होती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? डिलीवरी ऑफ द गुड्स ऑफ पेमेंट ऑफ द प्राइस आर कॉन्करेंट। क्या क्या? पेमेंट ऑफ प्राइस और डिलीवरी, ठीक। आप मुझे प्राइस पे कीजिए और मैं आपको गुड्स डिलीवर करूंगी, ठीक।
तो ये एक साथ चलती हैं, एक जगह से प्राइस पे होता है, दूसरी जगह से डिलीवरी हो जाती है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट पे और केस टू केस वेरी करता है कि पहले प्राइस पे होना है या पहले डिलीवरी होनी है, ये हर केस का अपना एक अलग वो होता है और ये केस टू केस वेरी करेगा। इसका भी कोई यूनिफॉर्म रूल नहीं बन सकता है कि हाँ जी पहले प्राइस ही दिया जाएगा या पहले डिलीवरी दी जाएगी। आप लोगों ने पढ़ा है इंस्टॉलमेंट्स में भी हो जाता है ये सब, तो वो सबके अलग अलग रूल्स हैं, ठीक है। दैट इज टू से द सेलर शैल बी रेडी एंड विलिंग टू गिव पोजेशन। अब एक तो सेलर जो होना चाहिए वो रेडी होना चाहिए और विलिंग टू गिव पोजेशन। अब मैं कोई चीज बेच भी रही हूँ, मैं उस चीज का पोजेशन भी मतलब पोजेशन भी नहीं देना चाहती और उसके लिए पेमेंट भी ले रही हूँ लोगों से, तो इट इज समथिंग ना जो टॉलरेट नहीं किया जाएगा इस कॉन्ट्रैक्ट में। तो अगर आप पेमेंट ले रहे हैं तो आपको डिलीवरी देनी ही देनी होगी, ठीक है। अब पोजेशन देना होगा गुड्स का बायर को, किसके एक्सचेंज पे, प्राइस के एक्सचेंज पे, ठीक है। जब बायर जो होगा रेडी और विलिंग होगा पे करने के लिए प्राइस एक्सचेंज फॉर पोजेशन ऑफ गुड्स। सेलर को जिस तरीके से रेडी होना चाहिए पोजेशन देने के लिए, उसी तरीके से बायर को भी रेडी होना चाहिए उस चीज की डिलीवरी लेने के लिए, प्लस उस डिलीवरी के लिए प्राइस पे करने के लिए। ऐसा नहीं है ना कि आपका सेलर डिलीवर कर रहा है और बायर लेने से मना कर दे कि नहीं मैं तो नहीं ले रहा, या डिलीवरी भी ले ले पर उस चीज के लिए पे नहीं करे। तो ये ऐसी एक चीज है जो साथ साथ चलेगी, दोनों को ही एक लेवल पर आकर रेडी होना चाहिए। बायर को रेडी होना चाहिए कि वो उस चीज के लिए प्राइस पे कर रहा हो, सेलर को रेडी होना चाहिए कि वो उस चीज का पोजेशन दे रहा हो। तो इसीलिए कंकरेंट वर्ड यूज किया गया है। और आप देखना इससे ना इतना अंदर से क्वेश्चन नहीं आता है, सेक्शन नंबर बहुत पूछा जाता है। तो एक एक वर्ड पे याद रख लेना, 31 ड्यूटी ऑफ सेलर एंड बायर, 32 में कॉन्करेंट वर्ड याद रख लेना और 33 में डिलीवरी। अब हाँ हम आ जाते हैं सेक्शन नंबर 33 पर। एक बारी आप लैंग्वेज देख लीजिए, अगर किसी को भी दिक्कत है। 32 में एक बारी और पढ़ देती हूँ। पेमेंट एंड डिलीवरी आर कॉन्करेंट कंडीशंस, यानी दोनों एक दूसरे के साथ कंकरेंटली यूज होती हैं, चलती हैं साथ साथ। आपको अगर डिलीवरी चाहिए तो यू हैव टू पे द प्राइस, है ना। तो लैंग्वेज क्या है सेक्शन की आपके, अनलेस अदरवाइज अग्रीड डिलीवरी ऑफ द गुड्स एंड पेमेंट ऑफ द प्राइस आर कॉन्करेंट कंडीशंस। एक के साथ दूसरी चलेगी, दोनों कॉन्करेंटली वर्क करेंगी और ऐसा नहीं हो सकता है कि एक पार्टी विलिंग हो अपनी साइड से परफॉर्मेंस देने के लिए और दूसरी पार्टी वहां पे विलिंग नहीं हो, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट में अदर भी कंडीशन हो सकती हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। अब मुझे बताइए दोनों सेक्शन क्लियर हैं। 33 देखें, डिलीवरी के बारे में क्या है। बाकी डिलीवरी से क्वेश्चन आता है वो मैंने ना आपके उसमें बहुत अच्छे से मेंशन कर दिया है। 3 टाइप के डिलीवरी से जो क्वेश्चन आएगा वो आई मेंशन्ड और अभी मैं समझा भी दूंगी, ठीक। डिलीवरी दिख रहा है सबको, पहले लैंग्वेज देख लीजिए। डिलीवरी क्या कह रहा है 33 में, डिलीवरी ऑफ गुड्स सोल्ड, जो चीजें बिक चुकी हैं, जो गुड्स बिक गई हैं उनकी डिलीवरी हो रही है, मे बी मेड बाय डूइंग एनीथिंग। डिलीवरी के लिए कुछ भी किया जा सकता है, और डिलीवरी के लिए कुछ भी किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि इसके पीछे कोई ऐसा बहुत मुश्किल सा रूल हो कि आप ऐसा करेंगे तो ही डिलीवरी मानी जाएगी, नहीं। मेड बाय डूइंग एनीथिंग विच द पार्टीज अग्री, पार्टीज का अग्री करना बनता है कि हाँ भाई चलो तुम ऐसे, वो मीडियम कोई भी हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं ये कहूँ कि मैं ये गुड्स बाय कर रही हूँ, आप ना सिर्फ मेरे गेट पर रख कर चले जाना, मैं ले लूंगी, ठीक है, तो ये भी डिलीवरी है। या फिर अगर मैं उससे कहूँ कि मैं ये गुड्स बाय कर रही हूँ, पैक करके अपनी ही शॉप पर रख लेना, जब मैं आऊंगी तो ले जाऊंगी, तो ये भी डिलीवरी है। वो पार्टीज के बीच की बात होती है कि वो किस चीज को ट्रीट करेंगे एज अ डिलीवरी। क्या ऐसा इफेक्ट होगा कि गुड्स को पोजेशन में लाया जाए, कोई भी तरीका हो सकता है बायर के पोजेशन में गुड्स को देने का, है ना। और कौन करेगा, जो ऑथराइज्ड है, मतलब या तो बायर को दोगे या बायर के बिहाफ पे उसके एजेंट वगैरह किसी को डिलीवरी देनी होगी, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि बायर के एजेंट रिसीव करें। अब ये सेक्शन का तो क्लियर है कि ये क्या कह रहा है, लेकिन सिर्फ सेक्शन ही काफी नहीं है। एक छोटी सी चीज आप इसमें समझिएगा, सेक्शन नंबर 33 में डिलीवरी कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जिससे आपके बायर को पोजेशन दे दिया जाए।
बायर जो सामान खरीद रहा है उसको किसी भी तरीके से पोजेशन दे दिया जा सकता है, वो दोनों पार्टीज के बीच की बात है। उसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं हो सकता कि जाके उसके हाथ में देकर आओगे तभी डिलीवरी मानी जाएगी, ऐसा नहीं होता है ना। होता क्या है इसमें कि 3 तरीके की डिलीवरी होती है। सबसे पहली डिलीवरी का जो टाइप है वो क्या होता है, वो होता है कंस्ट्रक्टिव। सबसे पहला क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव होता है। कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव की बेसिकली डेफिनेशन ये होती है कि इस तरीके से एक ट्रांसफर का एक्ट होना जो किसी लॉ की वजह से हो। मतलब मैं बीइंग अ बायर, मैंने कुछ नहीं किया, सेलर ने कुछ नहीं किया, लेकिन लॉज में कोई ऐसा चेंज आया कि प्रॉपर्टी डिलीवर हो गई या डिलीवर हुई भी मानी गई। ऐसे कैसे, अब मान लीजिए कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी समझा रही हूँ। डिलीवरी 3 तरीके की है आपके यहाँ पे इस सेक्शन में 33 के अंदर डिलीवरी 3 तरीके की है। किन 3 तरीके की है डिलीवरी, ये जो आपको 33 में डिलीवरी दे रखी है ये 3 तरीके की होगी। कंस्ट्रक्टिव, दूसरा तरीका होगा इसका एक्चुअल, और तीसरा होगा इसका सिंबलिक। तो अभी हम कंस्ट्रक्टिव पढ़ रहे हैं। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में ऐसा नहीं है कि मैं कोई चीज जाके आपको हैंड ओवर ही करके आऊंगी, मैं आपके मतलब बायर और सेलर कुछ करेंगे कि डिलीवर माना जाएगा, बल्कि उल्टा होता है। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में ऐसा होता है कि बायर सेलर को कुछ करना ही नहीं पड़ता। लॉ के अंदर ऐसा कोई ऑपरेशन हो जाता है, लॉ के अंदर ऐसा कुछ चेंज हो जाता है कि डिलीवरी मानी जाती है उन गुड्स की। क्या होता होगा, मान लीजिए कि ये ग्रैंडफादर हैं, ठीक है, ग्रैंडफादर की डेथ हो जाती है। क्या हो जाती है, ग्रैंडफादर की डेथ हो जाती है। तो इनकी डेथ के बाद जो लीगल एयर होंगे वो फादर होंगे, है ना। तो अब जो ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी थी उसके लिए ग्रैंडफादर को या फिर फादर को कुछ नहीं करना पड़ा। फॉर द टाइम बीइंग फोर्स ऐसा हो गया कि वो ऑटोमेटिक डिलीवरी हो जाएगी फादर को, उसके लिए कोई एक्ट करना रिक्वायर्ड नहीं है। लॉ में कोई ऐसा चेंज आ गया। इसी तरीके के बहुत एग्जाम्पल हो सकते हैं किसी चीज की डिलीवरी के, पोजेशन के। कोई मान लीजिए जमीन थी, है ना, उस पे कुछ केस चल रहा था, है ना, और इस पे कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टीज भी थी, जैसे कि कुछ चेयर्स टेबल्स थी काफी टाइम से। अब जो केस चल रहा था वो तो लैंड पे चल रहा था ना पर्टिकुलर, और इंक्लूडिंग वो सामान। अब वो दूसरी पार्टी जो है, बहुत टाइम बाद ये होता है कि इसका लीगली इस प्रॉपर्टी पे कोई राइट नहीं था, वो कुछ ऐसा हो जाता है कि राइट तो सी पर्सन का था। अब कुछ नहीं हुआ, किसी ने कुछ नहीं किया, पता लग गया कि बी के पास इलीगली थी, बी का राइट ही नहीं बनता था, सी का बनता था। गवर्नमेंट ने क्या किया, प्रॉपर्टी कर दी सी को ट्रांसफर। अब उसके साथ फर्नीचर, एसी एसेट्रा जो भी आया वो सब किसको मिल गया, वो मिल गया सी पर्सन को। तो यहाँ पे डिलीवर करने के लिए कोई बायर सेलर का कोई एक्ट नहीं हो रहा है, कोई बायर सेलर एग्जिस्ट भी नहीं कर रहा है, बट डिलीवरी तो हो गई। ये बेसिकली हम सिर्फ डिलीवरी का एग्जाम्पल समझ रहे हैं कि डिलीवरी 3 तरीके की होती है। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में पार्टीज कुछ नहीं करती हैं, ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से हो जाता है। कंस्ट्रक्टिव क्लियर है। सेकंड टाइप होता है एक्चुअल डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी वही होती है कि सेलर जाके बायर को डिलीवरी हाथों हाथ दे देगा या फिर किसी से डिलीवर करा देगा, या बायर आके ले जाएगा। शॉप पर खड़े हो आप, आपने उसको पैसे दिए, उसने आपके हाथ में पानी की बोतल दे दी, ये एक्चुअल डिलीवरी। आपने देखा ना कि हैंड ओवर की गई है यहाँ पे चीज। या फिर आपने कोई ऑनलाइन चीज ऑर्डर की, बायर ने क्या किया कि उसने तुरंत आपको वो चीज़ डिलीवर करा दी, 1-2 घंटे में, 1-2 दिन में वो चीज़ आपको मिल भी गई। तो ये एक्चुअल हो रहा है, एक्चुअली पोजेशन ट्रांसफर हो रहा है। यू कैन सी दिस कि वो चीज़ की डिलीवरी हो रही है और आपके पास आ रही है ना। एक हो सकती है सिंबलिक डिलीवरी, यानी जहां पे ऐसा कोई एक्चुअल ट्रांसफर होता हुआ आपको नहीं दिख रहा है, बट एज अ सिंबल ऑफ डिलीवरी आप एक सिंबल किसी चीज को बना लोगे। मान लीजिए एक गोडाउन है, उस गोडाउन में बहुत सारा सामान है और मैं वो सामान खरीद लेती हूँ। अब वो जब मैं सामान खरीदती हूँ ना, तो वो पर्सन जो है जिनसे मैंने खरीदा था, वो पूरा गोडाउन तो मुझे उसी पर नहीं ट्रांसफर करा देंगे ना। तो क्या होता है, वो मुझे अपने गोडाउन की चाबी दे देते हैं उसी टाइम कि लीजिए आपने खरीदा ये सामान अब आपका।
तो ये जो चाबी देना हुआ, ये क्या है इस टाइम पे मुझे की हैंड ओवर करना, ये की हैंड ओवर करना सिंबलिक डिलीवरी है। तीनों तरह की डिलीवरी एग्जाम में आती है, आपके नोट्स में मैंने अच्छे से मेंशन कर दिए हैं विद एग्जांपल्स, सर देखेंगे और सर आपको अब नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो डिलीवरी तीन तरीके की है, कंस्ट्रक्टिव, एक्चुअल और सिंबलिक, ठीक है। सिंबलिक में क्या हो रहा है, समझ आ रहा है ना, कि मान लीजिए मैंने किसी से कार परचेज की, उस टाइम पे उसने मुझे हाथों हाथ कार की डिलीवरी ना करके मुझे कार की चाबी दे दी, लीजिए ये कार आज से आपकी है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक सिंबल बनाने के लिए डिलीवरी का उसने मुझे कोई ऐसी चीज दे दी ना, मान लीजिए कोई घर खरीदा, ये तो इमूवेबल प्रॉपर्टी आ गई है, लेकिन डिलीवरी के एग्जांपल में समझ लीजिए, तो उस टाइम पे ना मुझे घर का पोजेशन भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं, बट उसने पेपर साइन करके ना तुरंत मुझे हाथों हाथ दे दिए। तो वो पेपर जो हुआ वो सिंबलिक डिलीवरी हो गई, कि आप मुझे एक सिंबल प्रोवाइड कर रहे हो कि हाँ चलिए अब इस पर्टिकुलर चीज पे आपका पोजेशन या ओनरशिप है, ठीक है। तीनों तरह की डिलीवरी समझ आई है सबको, सेक्शन 31, 32, 33 क्लियर है। फिर एक दो केस लॉज बताती हूँ डिलीवरी पे। सेक्शन 31, 32, 33 क्लियर है। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी पे कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ओके नंदिनी, कंस्ट्रक्टिव का एक केस लिख लीजिए, हो सकता है काम आए कभी, क्योंकि हमें नहीं पता होता। मैं स्क्रीन बड़ी कर देती हूँ ताकि आप लोगों को देखने में कोई दिक्कत नहीं हो। ओके है, कंस्ट्रक्टिव दोबारा समझा दो जतिन। कंस्ट्रक्टिव का मतलब ये होता है कि वहां पे आप या मतलब बायर और सेलर कुछ नहीं कर रहे हैं किसी चीज को डिलीवर करने के लिए, कुछ लॉ में ऐसा चेंज होता है, कोई लॉ ऐसा ऑपरेट होता है, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। वर्ड्स क्या होते हैं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी के लिए, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। इसमें बायर और सेलर को कुछ नहीं करना पड़ा, लॉ में कुछ ऐसे हो गया कि उस चीज का पोजेशन या ओनरशिप किसी पर्सन को ट्रांसफर हो गई खुद ब खुद। इसमें पार्टीज को कोई एक्ट नहीं करना पड़ा, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ वो चीज ट्रांसफर हो गई, इसमें पार्टीज को कुछ नहीं करना पड़ा। क्लियर? बाकी भी अभी अगर किसी को इशू है तो प्लीज पूछ लीजिए। तीनों तरह की डिलीवरीज क्लियर हैं। एटविल वर्सेस मिलर, एटविल वर्सेस मिलर कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का केस है, ये लिख लिया। इस केस में कहा गया था कि कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्या होगी, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बल्कि जो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी होगी ना, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हमेशा हमेशा एक मिक्स्ड क्वेश्चन होगी। क्या होगी? मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट। आप उसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट डेफिनेशन डिमांड नहीं करेंगे। इस केस में कहा गया था कि कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल डिमांड नहीं किया जाएगा, रेदर जो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी होगी वो एक मिक्स्ड क्वेश्चन होगी लॉ एंड फैक्ट का। लॉ के हिसाब से क्या हो रहा है, फैक्चुअली क्या हो रहा है वहां पे, तब देखा जाएगा कि कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। जैसे एक्चुअल डिलीवरी में तो ऐसा होगा ना, एक्चुअली अगर पोजेशन ट्रांसफर हो गया, आपने पैसे दिए, आपको सामान मिल गया या डिलीवर करा दिया गया, तो इसका तो हार्ड एंड फास्ट रूल हो सकता है। सिंबलिक में क्या होता है कि आपको सिंबल की तरह कोई चीज दे दी गई, इसका भी हो सकता है। लेकिन कंस्ट्रक्टिव में क्या होगा, अब कोई पूछने लगे कौन से लॉ में होगा, कौन से में नहीं होगा, किस तरह के लॉज, तो उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, वो टाइम पे सर्कमस्टांस पे डिपेंड करेगा। तो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक है, इसी वजह से इस पर ये केस लॉ आया था। क्लियर? लिख लिया सबने? 34 पर आ जाए। 34 कहता है हमारा इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी। पार्ट डिलीवरी क्या है? अब एक बात सुनिएगा आप, पार्ट डिलीवरी में हमने पहले पढ़ा था कि जब हमने स्टार्ट ही किया था सोगा, तो हमने ये चीज देखी थी ना कि अगर कोई चीज डिलीवर हो रही है तो वो पार्ट में डिलीवर हो सकती है। हो सकता है कि वो चीज आधी तभी डिलीवर हो जाए, आधी थोड़ी देर बाद डिलीवर हो सकता है पेमेंट आप एक साथ पूरी कर दें,
हो सकता है पेमेंट थोड़ी अभी हो जाए और थोड़े टाइम बाद हो, इंस्टॉलमेंट्स में हो जाए, इंस्टॉलमेंट्स में डिलीवरी पेमेंट दोनों हो सकती है। इस चीज़ को पढ़ा था ना आपने, तो ये उसी के ही बारे में है। क्या कहता है ये पार्ट डिलीवरी में, अ डिलीवरी ऑफ पार्ट ऑफ गुड्स, यानी अगर आपकी, और वो भी पार्ट्स ऑफ गुड्स वो है ना जो हो सकती है पार्ट में डिलीवर, है ना, जो चीज़ पॉसिबल है पार्ट्स में देना। मान लीजिए कि आपने 25 केजी आपने पोटैटोज लिए, उसने क्या किया, पहले आपको 15 केजी प्रोवाइड कराए और फिर आपको 10 केजी प्रोवाइड कराए, ठीक है। अब क्या ऐसा हो सकता है कि जब उसने आपको 15 केजी डिलीवर कराए थे तो 15 वाले की तो क्वालिटी बहुत अच्छी थी और आपने क्या किया, इसके लिए पे भी किया जितना, अब हो सकता है पेमेंट पार्ट में की गई हो सकता है आपने जब 15 डिलीवर हुए तो 15 का पे कर दिया, आपने सोचा हो जब 10 डिलीवर होंगे तो 10 का कर देंगे कॉन्ट्रेक्चुअल प्राइस के हिसाब से। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपने एक साथ पे कर दिया हो, वो मैटर नहीं करता। लेकिन अगर क्या हो कि अगर एक बारी तो अच्छी डिलीवरी मिल गई आपको, लेकिन 10 वाले में अच्छे ना मिले, 2 पार्ट में डिलीवर कर रहा है, एक पार्ट में तो बिल्कुल परफेक्ट डिलीवरी हो रही है, अच्छी गुड्स मिल रही हैं, सब ठीक है, दूसरी बारी में गुड्स ही अच्छी नहीं मिल रही हैं, फिर क्या होगा। तो उसी लिए ये सेक्शन बना है जो कि कहता है कि अ डिलीवरी ऑफ पार्ट ऑफ गुड्स इन प्रोग्रेस ऑफ द डिलीवरी, अब मतलब पूरी डिलीवरी के प्रोग्रेस में पूरे 25 किलो आलू डिलीवर करने में क्या हो रहा है, सेम इफेक्ट माना जा रहा है। अगर मैंने पहले 15 और पहले 10 डिलीवर करे हैं और मैं ढंग से डिलीवर कर रही हूँ, क्वालिटी का ख्याल रख के डिलीवर कर रही हूँ, तो सेम इफेक्ट माना जाएगा। फॉर द पर्पस ऑफ पासिंग द प्रॉपर्टी इन सच गुड्स, पासिंग द प्रॉपर्टी इन सच गुड्स यहाँ पे ओनरशिप है ना, यानी ओनरशिप उस इंसान को फिर 25 के 25 किलो आलू की पहुंच जाएगी, ठीक है। एज ए डिलीवरी ऑफ होल, तो यही माना जाएगा जब 15 किलो आलू भी डिलीवर हो गए ना, तो आप यही मानोगे कि सारे की डिलीवरी हो गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक इम्प्लाइड सी चीज है, 15 डिलीवर किए हैं, 10 और बचे हैं, वो मानता है, इसीलिए आप मानोगे कि हाँ आप इतना अकाउंटेबल हो, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो वही रहेगा। पार्ट में डिलीवरी होने से ऐसा नहीं है कि आप पूरे के ओनर एक बार में नहीं बनोगे, जितना आपको डिलीवर हुआ है आप उतने के ही ओनर हो, ऐसा नहीं होता है। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट 25 केजी पोटैटोज का किया है तो वही माना जाएगा। अब यहाँ तक की स्टोरी तो सिंपल थी, अब आ गया एक बट। क्या कहता है ये, बट अ डिलीवरी ऑफ पार्ट ऑफ द गुड्स with an intention of serving it from the whole does not operate as a delivery of remainder। यही कहता है कि 25 केजी अगर बोला गया है और 15 और 10 की हो रही है, तो ये नहीं कहोगे आपने 15 कर दिया तो कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेट हो गया। नो, कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेट नहीं हुआ है। हाँ, माना ये जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट में इतना चलेगा, इतने नंबर में चलेगा, पर अगर आप ये 10 की खराब करोगे ना डिलीवरी, स्टिल यू आर अकाउंटेबल। अब आपका सेलर ये नहीं कह सकता है कि 15 की पार्ट में डिलीवरी हुई थी, अब तो कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेट माना जा रहा है, यहाँ पे तो मैं डैमेजेस नहीं दूंगा, देने पड़ेंगे। क्योंकि इंटेंशन ये है कि अगर सर्व करके बीच में 2 पार्ट में भी डिलीवर कर रहे हो तो ये तो नहीं माना जाएगा ना कि बचे हुए 10 किलो आलू की भी डिलीवरी हो गई है। नो, हाँ ओनरशिप पूरे की ट्रांसफर हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट पूरे का हुआ है, वो एक मन में चीज लेकर चलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने ये डिलीवरी नहीं की तो आप ये कह दोगे हाँ एक पार्ट में डिलीवरी हो गई है, कॉन्ट्रैक्ट तो तभी ऑपरेट हो गया था, मैं किसी डैमेज के लिए लायबल नहीं हूँ। समझ आ रहा है या एक बार और एग्जांपल से बताऊं? जल्दी से बताइए मुझे, समझ आया? क्लियर है? पार्ट डिलीवरी में, पार्ट डिलीवरी का यही होता है कि कॉन्ट्रैक्ट तो माना जा रहा है कि पूरी चीज़ का ही हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट तो वही है, लेकिन अगर आप आधी डिलीवरी एक टाइम पे कर रहे हो, अभी आधी की बचती है, तो आप उसकी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। आप ये नहीं कह सकते कि ऐसा हो गया है मैंने पार्ट में डिलीवर कर दिया। जतिन रिपीट। ओके, ऐसा होगा कि अगर आपने 50 बॉक्सेस का ऑर्डर किया, ठीक है, 50 में से आपको 30 की डिलीवरी मिल गई,
तो ये माना जाता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तो 30 के 30 का चल रहा है आपका, आप 30 के ओनर हो, आपको मिलेगी ओनरशिप, वो तो एक कॉन्ट्रैक्ट की पहले वाले क्लॉज की बात हो गई। लेकिन बचे हुए 20 को अगर वो सही डिलीवर नहीं करेगा, बात सुनिए, सेकंड पैरा आपका ये कहना चाहता है कि वो आधी डिलीवरी करा के ये नहीं ऑपरेट कर सकता है कि जैसे मान लो पूरा डिलीवर हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेट हो गया है, सब कुछ क्लियर है। नो, हाँ हम मानेंगे 30 की डिलीवरी सिंबल है इस बात का कि आप 50 बॉक्स डिलीवर कर रहे हो, बिल्कुल सिंबल की तरह ट्रीट होगा। जो बायर है वो ट्रीट किया जाएगा कि वो ओनर है 50 का, उसको मिलेंगे, ये सब कॉन्ट्रेक्चुअल चीज़ें हैं। पर अगर आप पार्ट में डिलीवर कर रहे हो ना, आधा एक बार आधा एक बार, तो आप आधे की डिलीवरी करके ये नहीं कर सकते कि ये माना जाए कि पूरा कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेट हो गया है। सादी सी बात ये कह रहा है, और ये तो कॉमन सेंस भी है। जब 50 चीज़ों का ऑर्डर दिया है तो आप 50 ही तो ऑर्डर करोगे, आप आधा डिलीवर करा के पूरे क्या कंप्लीट कैसे मान सकते हो उस चीज़ को कि हाँ भाई पूरा हो गया होगा, ये तो कॉमन सेंस से भी है। अब मान लो आप किसी से 5 पैंट ऑर्डर करते हो मिंत्रा से, अब मिंत्रा आपके लिए, आपके और मिंत्रा के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तो सेम इफेक्ट रहेगा ना कि 5 पैंट का है। अब वो 5 पैंट्स अगर आपको पार्ट में भेज रहा है तो ये तो नहीं हो जाएगा ना कि कॉन्ट्रैक्ट ही 3 का था, नो, कॉन्ट्रैक्ट तो 5 का ही रहेगा, सेम इफेक्ट पे रहेगा। बट क्या वो 3 अभी डिलीवर करके 2 रिमेनिंग में या 2 खराब बेच के अपनी जिम्मेदारी से बच सकता है, सेम इफेक्ट मान सकता है ऑपरेशन का? नहीं, जब तक नहीं मानेगा जब 5 की 5 पैंट सही से डिलीवर नहीं हो जाती। अब सेक्शन 35 पर आए, इस पे एक केस लिख लीजिए, आपकी कंफ्यूजन भी खत्म होगी और जिन्हें क्लियर नहीं है उन्हें और क्लियर होगा। छोटा तो नहीं लिख रही हूँ मैं, आपको दिख तो रहा है ना। बनी वर्सेस, मैं स्क्रीन ही खोल देती हूँ पूरी कि आपको साफ दिखे। बनी वर्सेस पॉइंट्स, ठीक है, बनी वर्सेस पॉइंट्स। इस केस में क्या कहा गया था ना, मैं बोलती हूँ, आप लोग प्लीज लिख लीजिएगा, कहीं छूटे तो मुझे बता देना। केस में कहा गया था डिलीवरी ऑफ पार्ट ऑफ द गुड्स, डिलीवरी ऑफ पार्ट ऑफ द गुड्स, डिलीवरी ऑफ पार्ट ऑफ द गुड्स with intent to sever from the whole does not amount to delivery of whole, डिलीवरी ऑफ होल। क्या, मैं एक बार ये और पूरी लाइन रिपीट करती हूँ, आप मैच कर लीजिए। डिलीवरी ऑफ पार्ट ऑफ द गुड्स विद इंटेंट टू सीवियर फ्रॉम द होल डज नॉट अमाउंट टू डिलीवरी ऑफ होल। अब वही है, ये केस वही कह रहा है जहां आपको कंफ्यूजन थी कि अगर आप पार्ट में डिलीवरी कर रहे हो ना, सीवियर करके गुड्स को एक दूसरे से, तो इसका मतलब ये नहीं माना जाएगा कि आपने एक पार्ट डिलीवर कर दिया तो आपने सब कुछ डिलीवर कर दिया। यू हैव टू डिलीवर दैम कंप्लीटली, एंड दिस इज समथिंग कॉमन सेंस ऑल्सो। अगर आप किसी मतलब ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म से अगर आप 10 टी शर्ट्स ऑर्डर करते हो तो कॉन्ट्रैक्ट तो यही माना जाएगा ना कि 10 टी शर्ट का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। लेकिन अगर टी शर्ट एक एक करके 2-2 करके आ रही है, डिलीवर हो रही है आपको, तो इसका मतलब ये तो नहीं हो जाएगा ना कि अगर उसने 5-7 टी शर्ट डिलीवर कर दी, मान लीजिए 8 भी कर दी, तो वो ये कहेगा कि मैंने अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर दिया है, मैंने अपनी साइड परफॉर्म कर दी है। नो, आंसर इज सिंपली नो। ठीक है, 35 पर आ जाते हैं अब। बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी। देखिए वैसे तो हमने परफॉर्मेंस से पहले भी जो पढ़ा है जनरली यही पढ़ा है कि अगर हमारे भी सेलर और बायर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो सेलर क्या करेगा, वो डिलीवर करेगा, और जो बायर है वो क्या करेगा, पे करेगा। ये होता है जनरल कॉन्ट्रैक्ट।
लेकिन कुछ जगह पे जब एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, ऐसे कि मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, आप मुझे गुड्स दे दो, इस तरह के एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं ना, यानी इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है किसी तरीके का, तो कुछ जगह, मैं बार बार मेंशन कर रही हूँ, हर जगह ये सेक्शन नहीं उठाना 35 कि बायर को अप्लाई ही करना पड़ेगा डिलीवरी के लिए। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होगा। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, अगर आपने मान लीजिए किसी शॉपिंग अमेजोन से आपने एक लैंप ऑर्डर किया, आपने ऑनलाइन पे किया या आप उसे सीओडी करेंगे, आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया ना, तो आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया मतलब अब वो ये चीज आपको डिलीवर कराएंगे। यहाँ ऐसा नहीं होता कि आपको अप्लाई करना पड़ेगा, हाँ भाई चलो अब हमारी डिलीवरी भेज दो, ऐसा नहीं होगा। ये होते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आपको ये सब नहीं करना पड़ता। बट एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट के अलावा कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे भी देखे जाते हैं जहां पे जो सेलर हैं वहां वो बाउंड नहीं है डिलीवरी देने के लिए। कब तक बाउंड नहीं है, जब तक बायर अप्लाई करेगा डिलीवरी के लिए। मैं फिर बता रही हूं, ये जनरल रूल नहीं है, हर जगह इस सेक्शन को हम नहीं उठाएंगे कि बायर को हमेशा अप्लाई करना पड़ेगा। ये साफ साफ शुरू में ही कह रहा है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट के अलावा कुछ जगह कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि जहां पर सेलर बाउंड नहीं होगा। सेलर जरूरी नहीं है कि वो करे ही करे डिलीवर, जब तक बायर अप्लाई करेगा डिलीवरी के लिए, बायर को उस पॉइंट पे जाकर अपने डिलीवरी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ये बिल्कुल भी जनरल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, ये बिल्कुल भी जनरल रूल नहीं है, हार्डली ही देखा जाता है, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। अगर आप अप्लाई नहीं करोगे, अगर कॉन्ट्रैक्ट आपका ऐसा है, इस नेचर का है कि आपको अप्लाई करना पड़े और आपने वहाँ पे अप्लाई नहीं किया डिलीवरी के लिए, तो नो मैटर व्हाट आपने पे कर रखा है, कुछ भी कर रखा है, जो आपका सेलर है वो बाउंड नहीं है डिलीवर करने के लिए। मान लीजिए एक एग्जांपल से समझते हैं, शुगर केन, शुगर केन होती है ना, उससे कहीं पे जगरी बनता होगा, तो वहाँ पे वो इंसान इतना बिजी रहता है या उसका बिजनेस इतना है ना कि वो छोटी छोटी नहीं ध्यान रखता, उसको उससे अगर आपको कुछ चाहिए, जगरी पाउडर भी चाहिए, तो आपको ना पहले उसको पेमेंट करके आनी पड़ेगी और वो आपको एक टाइम देगा कि सर आप ना इस टाइम आके बता जाना कि आपको डिलीवरी कब करनी है और कहाँ करनी है। ठीक, जिस दिन आपने उससे कॉन्ट्रैक्ट किया आप उसको पे कराए, आपने क्या किया कि उस इंसान को पे कर दिया कि मुझे, आपने पे किया किस लिए कि मुझे 50 kg जगरी पाउडर चाहिए, ठीक है, आपने उसको कर दिया, लेकिन उसने तभी के तभी मेंशन किया कि हम लोग डिलीवर नहीं कराते हैं, या तो उसने कह दिया कि आपको आपका आदमी भेजना पड़ेगा डिलीवरी रिसीव करने के लिए और 3 दिन के अंदर भेजना पड़ेगा। अगर आप 3 दिन में किसी को नहीं भेजते हो ना, हम इससे लंबा कॉन्ट्रैक्ट रखते भी नहीं है। तो ये नहीं है कि कोई रूल हो गया कुछ है, नहीं भाई, उस पर्टिकुलर पर्सन का, उस पर्टिकुलर सेलर का यही तरीका है वर्क करने का, ये जनरल रूल नहीं है, लेकिन हाँ वो तो ऐसे ही डील करता है, ये इलीगल नहीं है, ये कुछ नहीं है भाई, उसका काम ही ऐसा है। आप आज पे करके जा रहे हो, जिस दिन वो नहीं बना रहा है आप उससे उस दिन आ रहे हो डिलीवरी लेने, तो ये कुछ जगहों पे होता है। तो मान लीजिए ये सब हो गया, अब क्या किया, जो बायर थे उन्हें 3 दिन के अंदर अप्लाई करना था डिलीवरी के लिए। अप्लाई कैसे करना था, या तो वो अपना कोई आदमी भेजते या खुद जाते, जाकर बायर को बोलते ना, हाँ भाई मैंने पे कर रखा है, मेरे 3 दिन का कॉन्ट्रैक्ट था, लाइए मेरी डिलीवरी, ठीक है। लेकिन बायर ऐसा नहीं करते हैं, ना तो वो 3 दिन के अंदर खुद जाते हैं, ना अपना कोई आदमी भेजते हैं, और वो जाते हैं वहां पे 5th डे और जाकर कहते हैं कि लाइए मेरे 50 kg जगरी पाउडर की डिलीवरी। क्या यहाँ पे सेलर बाउंड है, बिल्कुल भी नहीं। वो तो ये अगर फिर वो तो जो बायर है वो तो यहाँ पे क्या झगड़ा करेगा, कैसे थोड़ी होता है कि आप किसी से पैसे लेके रख लेंगे उसको डिलीवर नहीं करेंगे, नो, हमें पता है इन जनरल ऐसे नहीं होता है, लेकिन ये जनरल कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, उसका वे ऑफ वर्किंग ही ये है। उसने बोल दिया था ना 3 दिन के बाद नहीं, मतलब नहीं, वहां चाहे ये वर्बल कॉन्ट्रैक्ट था लेकिन उसके कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में यही चीज थी, तो अब आप उससे नहीं, ना तो आप डैमेजेस ले सकते, ना प्राइस वापस क्लेम कर सकते, कुछ नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है। और मैं फिर बता रही हूँ सेक्शन 35 कोई जनरल रूल नहीं है, हमेशा ऐसे नहीं होगा, ठीक है। 36 पे आ जाते हैं, रूल एज टू डिलीवरी।
काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं देखिए डिलीवर कराने के लिए भी। अब एक्चुअल डिलीवरी में भी क्या होगा, अगर मान लीजिए बायर हैं, उनको कहा गया है कि आप आके इसको उठा लेना अपने सामान को, तो वो बाउंड है वहां जाके उस चीज़ की डिलीवरी लेकर आने के लिए। इस सेक्शन की हम पहले लैंग्वेज देखेंगे, मैं बैरिक खोलती हूँ आपकी स्क्रीन पे, पहले पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है फिर समझाती हूँ। रूल एज टू डिलीवरी, वेदर इट इज फॉर द बायर, या तो बायर के लिए हो टू टेक पोजेशन, जाके पोजेशन लेकर आए गुड्स का, और फॉर दी सेलर टू सेंड देम, या फिर ये चीज सेलर के ऊपर हो कि वो भेजेगा उन्हें बायर के पास। ये क्वेश्चन डिपेंड करेगा अलग अलग केस पे, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट पे। ये कोई जनरल रूल की तरह काम नहीं करेगा कि कहाँ पे बायर को जाके डिलीवरी लेकर आनी है और कहाँ पे सेलर को भिजवाना है। कोई जनरल रूल है ही नहीं, केस टू केस वेरी करेगा कि कहाँ पे बायर को भिजवाना है और कहाँ पे जाकर सेलर को लेकर आनी है। ठीक है, अलग अलग केसेस पे एक्सप्रेस भी हो सकता है उस केस में, वो इम्प्लाइड भी हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट के टर्म में ही लिखा हो सेलर ने कि मैं आपको डिलीवर करा दूंगा। हो सकता है इम्प्लाइडली ऐसा कुछ होता हो कि उसकी दुकान पे काम ही ऐसा है कि वो डिलीवर कराता है, लाइक अमेजॉन। अमेजॉन कहीं लिख के तो नहीं रखता ना कि आप आके ले जाना, नो, वहां तो इम्प्लाइड सी चीज है ना कि अगर आपने कुछ ऑर्डर किया है तो वो डिलीवर करा ही देंगे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड कर रहा है उनके, है ना, पार्टीज के बीच में डिपेंड करेगा अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट में। अब इसके अलावा यहां तक ये नॉर्मल जनरल रूल था, ठीक। इसके अलावा इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स के अलावा अगर गुड्स बेची जा रही हैं, डिलीवर करनी है एक जगह पे, है ना, जहां पे सेल हुई है, एक तो पर्टिकुलर सी चीज इसमें एक याद रखिएगा आप कि अगर ए और बी के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, बी की दुकान है, बी की क्या है, दुकान है, बी की दुकान पे ए गया है और उससे सामान मांग रहा है और ए ने अपना प्राइस पे कर दिया है, तो जिस जगह पे एट द टाइम जहां पे कॉन्ट्रैक्ट मेड हुआ है, सेल हुई है, वहीं से ये इसको डिलीवरी उठा लेगा अपनी चीज़ों की, है ना। जहां पे या फिर सेल हुई या फिर अग्री टू बी सोल्ड हुआ है, तो अग्री टू बी सोल्ड में क्या सिचुएशन होगी, कौन कौन से प्लेसेस हो सकते हैं, जहां पे कॉन्ट्रैक्ट मेड हुआ है वो भी हो सकता है, या फिर ऐसा है कि उसने पहले डिसाइड किया हो, शॉपकीपर ने कह दिया हो मैं आपके घर भिजवा दूंगा, या मैं आपके गोडाउन में भिजवा दूंगा, या मैं कोई पर्टिकुलर एड्रेस दिया हो मैं वहां भिजवा दूंगा, ये भी एक तरीका हो सकता है। एग्रीमेंट टू सेल हुआ हो उनके बीच में, है ना, तो वहां पे वो बोल रहे हो कि आपको तब मिल जाएगी। अगर इनमें से कुछ भी एग्जिस्टेंस में नहीं है ना, ना तो कोई एक्सप्रेस एग्रीमेंट है कि कहाँ जाएगा, ना कोई शॉप है, ना कुछ है, तो हम ये भी मान सकते हैं कि जहाँ पे वो बन रही हैं, मैन्युफैक्चर हो रही हैं, प्रोड्यूस हो रही हैं, वहाँ से भी जाकर लेकर आ सकते हो आप डिलीवरी, वहाँ से डिलीवरी ले लो। मतलब अगर आपको बायर ने बोला ही नहीं है कि मैं आपको कहीं पे डिलीवर करा दूंगा या आप यहीं से ले जाइए, या फिर कॉन्ट्रैक्ट में कोई जगह मेंशन है, कोई एड्रेस दिया हुआ है उसने, तो जो बायर है वो डिलीवरी जहाँ पे वो मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस हो रही है वहाँ से भी लेकर आ सकता है। तो ये सेक्शन ये कह रहा है कि जनरली डिलीवरी को भी इतना हार्ड नहीं बनाइए। ये डिपेंड, पहला पैरा तो आपको यही बता रहा है कि डिपेंड करेगा कॉन्ट्रैक्ट में। दुकान ही ऐसी है कि आप जाते हैं और सामान ले आते हैं तो वहाँ से हो जाएगा, कोई भी एक्सप्रेस इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो शॉप है जहाँ पे एट द टाइम ऑफ सेल हुआ है वहाँ से ले लो, या फिर आपने कोई डिलीवरी के लिए कोई प्लेस मेंशन किया है एग्रीमेंट में या सेल ऑफ एग्रीमेंट में, वहाँ से ले लो। अगर इनमें से कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है तो जहाँ बन रही है या गुड्स ही एग्जिस्ट नहीं करती हैं, ऐसा कोई टर्म नहीं है, या फिर फ्यूचर गुड्स हैं तो फ्यूचर गुड्स को आप जहाँ मैन्युफैक्चर हो रही है वहाँ से ले आना, या फिर मैन्युफैक्चर होने के बाद जहाँ आ रही है वहाँ से ले आना, तो कुछ भी हो सकता है इनमें से। ये डिलीवरी के कुछ रूल्स हैं, ठीक। क्या कहता है सबसेक्शन 2, वेयर अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल सेलर इज बाउंड टू सेंड, जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ है वहां पे जो सेलर है वो बाउंड है कि गुड्स को सेंड करेगा बायर को। ये तो सीधी बात है ना कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में ये है कि सेलर भेजेगा, सेलर ही डिलीवर कराएगा, अगर कॉन्ट्रैक्ट में ही ऐसी चीज है कि बायर से वो उसने ऐसा एक्सप्रेस या इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मैं भेजूंगा,
लेकिन कोई टाइम, जो भेजने का टाइम है ना, कोई टाइम फिक्स नहीं है ना, 2 घंटे में भेजूंगा, 3 घंटे में भेजूंगा, 3 दिन में भेजूंगा। तो सेलर क्या होता है, बाउंड होता है एक रीजनेबल टाइम में भेजने में। आपने नोटिस किया होगा जब आप ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करते हैं किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, तो वहां पे कोई ऐसा स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं होता। ब्लिंकिट वगैरह तो वो डे उसी दिन डिलीवर कर देते हैं, उसी टाइम, उनका तो टाइम चलिए छोड़िए। अमेजोन का क्या होता है ना कि आपको एक रीजनेबल सा टाइम पीरियड वहीं उसी टाइम जब ऑर्डर करते हैं तभी दिखा देता है कि एक डेट दे देगा कि इस डेट तक हम डिलीवर कर देंगे, और उससे पहले ही हो जाता है जनरली। तो ये क्या है, आपने उससे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया कि मुझे 4 दिन के अंदर ये गुड्स चाहिए, नो। वो एज अ सेलर वो ही खुद से आपको एक रीजनेबल टाइम, जितना भी आने जाने में, पैकिंग में, उस प्रोडक्ट को लाने में जो लग रहा है, वो खुद एक रीजनेबल टाइम में डिलीवर कर रहा है। क्योंकि आपके कॉन्ट्रैक्ट जब हुआ, उसने ये तो कहा कि हाँ मैं बाउंड हूँ डिलीवर करने के लिए, मैं कराऊंगा आपको डिलीवर, लेकिन टाइम फिक्स नहीं होता, तो एक रीजनेबल टाइम में आ जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है। थर्ड क्या कह रहा है, वेयर गुड्स एट द टाइम ऑफ सेल आर इन पोजेशन ऑफ अ थर्ड पर्सन। मान लीजिए मैं किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती हूँ कि मैं आपको अपना हॉर्स सेल करूंगी, ठीक है ना, और उस टाइम मेरा हॉर्स किसी सी पर्सन के पास है, जो कि ना तो बायर है ना सेलर है, ठीक है। अब एक चांस ऐसा भी हो सकता है कि उसको पता ही नहीं है कि जो उसके पास मेरा हॉर्स है वो मैं बेच रही हूँ, बट हॉर्स तो मेरा है ना, मैं बेच सकती हूँ उसको। तो क्या कहना चाहता है इस बारे में सेक्शन, देयर इज नो डिलीवरी बाय द सेलर। मैं जो सेलर हूं, यहाँ पे कोई डिलीवरी नहीं होगी सेलर से बायर को, जब तक जो थर्ड पर्सन है उसको बताना पड़ेगा बायर को जाके कि उसके पास जो गुड्स हैं अब वो उसके बिहाफ पे होल्ड कर रहा है। जैसे मान लीजिए एक फूल है, ठीक है, ये ए का है ना, लेकिन फिलहाल ए ने बी को दे रखा है, तो पोजेशन किसका है अभी, बी का। पोजेशन में तो बी के है। अब ए को पैसे चाहिए तो उसने सोचा कि मैं इस फूल को बेच देती हूं सी को, ठीक है। अब अगर ये सी पर्सन ऐसे ही चला जाएगा बी के पास, मुंह उठा के लाओ मैंने खरीद लिया है, तो क्या बी बाउंड है देने के लिए, बिल्कुल नहीं। क्या करना होगा ना कि ए से कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट या कुछ साइन करा के या एक कॉल करा के, अगर डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं है, एक्नॉलेज करना पड़ेगा इस थर्ड पर्सन को। इसको बताना पड़ेगा कि हाँ भाई एक वैलिड सेल हुई है, और आपके पास जो ए का फूल था अब वो उसने सी को यानी मुझे बेच दिया है, आप प्लीज मुझे डिलीवरी दे दीजिए। ये किस लिए बना सेक्शन के, एक्नॉलेजमेंट अगर हम थर्ड पार्टी की सेल में नहीं लाएंगे, ऐसे तो बी के पास कोई भी खड़ा हो जाएगा कि लाओ हाँ ए ने अपना ये चीज बेच दी अब मुझे दे दो, नो ऐसे नहीं होगा। मान लिया वो ए का है, उसका ओनरशिप ए की है, बट उसको जो थर्ड पर्सन है ना उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, ये ड्यूटी है कि थर्ड पर्सन को जाके बताओ, एक्नॉलेज करो कि अब ये मैंने खरीद लिया है ना, वरना तो कोई भी उससे वो सामान मांगने आ जाएगा और फिर क्या वो सबको दे देगा, फिर ए भी आ जाएगा कि नहीं मैंने तो नहीं कहा था, तुमसे कौन कह रहा है, ऐसा भी होता है ना। प्रोवाइजो क्या कहता है इसका, provided that nothing in this section shall affect the operation of issue of transfer of any document of title of good। अब जब एक बात बताइए कि जब उसके पास टाइटल ऑफ गुड है ही, यहाँ पे ए ने जो सामान बी को बेचा था जो सी के पोजेशन में है, अब बी के पास एक टाइटल ऑफ गुड्स ऑलरेडी चला गया, तो यहाँ पे क्या एक्नॉलेजमेंट, टाइटल ऑफ गुड्स से बड़ा एक्नॉलेजमेंट कोई होता है, मैं उस कार के पेपर ही उसके पास ले जा रही हूँ जो कि अब मेरे नाम है, तो इससे बड़ा एक्नॉलेज क्या कर लूंगी। कॉल अगर ए कॉल करके कहेगा वो ज्यादा मैटर करेगी या मेरे पास पेपर्स हैं वो। तो ये प्रोवाइजर ये चीज कह रहा है कि अगर वो कोई वैलिड डॉक्यूमेंट दिखा रहा है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल दिखा रहा है, फिर आप इस सब चक्करों में नहीं पढ़ोगे कि एक्नॉलेजमेंट लेकर आओ ये करो, उसके पास वैलिड पेपर्स हैं, एक्नॉलेजमेंट हो गया, इसी से ही एक्नॉलेजमेंट ही माना जाएगा। 4 क्या कहता है,
डिमांड और टेंडर ऑफ डिलीवरी मे बी ट्रीटेड एज इनअफेक्टिव। अगर मैं एज अ बायर, मैंने कोई चीज़ खरीदी है और मैं अब डिमांड कर रही हूँ कि भाई अब मुझे डिलीवर कर दो ये चीज़, तो ये इनअफेक्टिव होगी। कब होगी इनफेक्चुअल इनफेक्टिव कब होगी? जब तक एक रीजनेबल आर में नहीं मांगूंगी मैं, है ना। अब रीजनेबल आर क्या होगा? क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होगा। क्यों इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा? अब मान लीजिए कि अगर मैंने एक दुकान वाले से कहा कि आप मुझे पानी की 20 बॉटल दे देना, है ना, और मैं रात के 3 बजे पहुंच जाती हूँ उसके पास, उसके घर बेल बजाती हूँ, लाइए डिलीवरी, तो क्या इस डिलीवरी का कोई इफेक्ट होगा? कोई इफेक्ट होगा? नो, कोई इफेक्ट नहीं होगा। इफेक्चुअल होगी ही नहीं, इफेक्टिव होगी ही नहीं है। क्यों नहीं होगी? 3 रिपीट। क्या 3 रिपीट नंदिनी? क्लॉज 3 रिपीट करूं? 1 मिनट रुक जाइए, इसे कंप्लीट करने दीजिए। तो इसका क्या कोई इफेक्ट होगा कि अगर मैं रात के 3 बजे वहां उसके गेट पर जाकर खड़ी होंगी? नहीं। इन्होंने ये बोला है कि अगर कोई बायर है जो कि किसी भी चीज़ की डिलीवरी, मतलब कोई चीज़ उसने खरीद ली है और अब उसकी डिलीवरी मांगना चाहता है, तो उस डिमांड का कोई इफेक्ट नहीं होगा अगर वो रीजनेबल आर में नहीं मांग रहा, है ना। तो उसको एक रीजनेबल आर में उस चीज़ को मांगना पड़ेगा। और रीजनेबल आर क्या है? ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी होती हों कि वो रात में ही डिलीवर होती हो, तो रीजनेबल आर क्या होगा? ये केस टू केस वेरी करेगा। अच्छा, क्लॉज 3 रिपीट करना है। ये कह रहा है कि अगर कोई चीज़, एक ओनर है, ठीक है, और एक थर्ड पर्सन है, और एक पर्सन है जिसने अब वो चीज़ खरीद ली है या जो खरीद रहा है। ओनर ने अपनी वो चीज़, यानी ये बॉक्स मान लीजिए, थर्ड पर्सन को दे रखा था, है ना। ओनर का जो बॉक्स था वो थर्ड पर्सन के पास था और बायर ने अभी ये बॉक्स खरीद लिया। अब वो ओनर था तो वो बॉक्स बेच तो सकता है, इसमें तो कोई सवाल ही नहीं उठता, लेकिन फिलहाल बॉक्स का जो पोजेशन है वो ओनर के पास नहीं है। वो किसके पास है पोजेशन? वो है थर्ड पर्सन के पास। अब मान लीजिए ओनर और थर्ड पर्सन दूर दूर रहते हैं, तो ऐसे तो कोई भी जाकर उससे बोल देगा ना कि मैंने ही खरीद लिया है, लाओ मुझे दे दो। तो इस चीज़ से बचने के लिए ये सेक्शन है कि अगर कोई ओनर अपना कोई सामान बेचता है जिसका पोजेशन फिलहाल थर्ड पर्सन के पास है, तो बायर जब खरीद लेगा तो उसके बाद वो उस थर्ड पर्सन के पास जाएगा और एक्नॉलेज कराएगा, एक्नॉलेजमेंट दिखाएगा इसे कि देखो मैं ट्रू ओनर हूँ, मैंने इस चीज़ को ओनर से खरीदा है और अब लाओ इसका पोजेशन मुझे दे दो। अगर ये जो बायर है ये थर्ड पर्सन के पास जाता है डिलीवरी लेने और उसको किसी तरीके से एक्नॉलेज नहीं कराता है, कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखाता है, ओनर से बात नहीं कराता, XYZ केस केस पे वेरी करेगा, ऐसा कुछ नहीं करता है, तो ये थर्ड पर्सन बाउंड नहीं है डिलीवरी देने के लिए। हो सकता है इसे भरोसा ही ना हो कि जो इंसान बायर बन के आया है वो सच में बायर हो, सिर्फ इसीलिए कहा गया है। और प्रोवाइजो इसलिए दिया गया है कि मान लो बायर ने कोई ऐसी चीज़ खरीदी है जिसका डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल होता हो, जिसके कोई पेपर्स वेपर्स बनते हो लीगली, उस पर सिग्नेचर हो ओनर का, सब कुछ वैलिड लीगल हो। तो अब अगर ये बायर ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल लेकर जाएगा तब तो एक्नॉलेजमेंट की बात ही खत्म हो गई। ये अपने आप में एक एक्नॉलेजमेंट है कि देखो मैं अब ओनर हूँ, मैंने बाय किया है, मेरे पास डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है, अब इस बॉक्स का मालिक मैं हूँ और मुझे ये दे दो। अब क्लियर है क्लॉज? ओके। अब 5 क्या कहता है? अनलेस अदरवाइज अग्रीड, या तो पहले से कोई उनके बीच कॉन्ट्रैक्ट ना हो रखा हो, नो प्रॉब्लम नंदी, अगर कोई पहले से उनके बीच कॉन्ट्रैक्ट ना हो रखा हो, सब चीज़ को हटा के जनरली जो खर्चा होता है ना, जो गुड्स होती हैं उन्हें डिलीवरेबल स्टेट में लाने के लिए वो तो सेलर ही देगा, क्योंकि वो बेच रहा है ना, वो बेच रहा है। तो वो कोई चीज़ अगर कच्चे माल से मान लीजिए तैयार करके डिलीवरेबल स्टेट में ला रहा है, तो वो बायर से नहीं कह सकता कि मैं इस चीज़ को डिलीवरेबल स्टेट में लेके आया, लाओ मुझे इसका एक्सपेंस दो। नो, ही कांट से दिस। अगर कोई इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है तो अलग ही बात है। जनरली अगर गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में लाने के लिए
कुछ खर्चा लगता है, कुछ पैसा लगता है, तो उसका सीधा सीधा क्या पहुंचेगा, कौन पे करेगा उसको, सेलर पे करेगा। अगर ब्रेड, क्रीम और बाकी सारी जैम चीज़ों को, केक बनाने में जितनी भी लागत लग रही है, जो भी है, उसको डिलीवरेबल स्टेट में लाने में, तो सेलर पे करेगा उस पैसे को, बायर का कोई मतलब नहीं है। अब आप मुझे बताइए 36 भी क्लियर है आप लोगों को? किसी को 36 के किसी क्लॉज में कोई इशू यहां तक? जल्दी से बताइए। 36 एक बारी चाहे ना तो आप लोग इसको पढ़ लीजिए, 36 को पूरा एक बार रीड कीजिए तो आपको ना थोड़ा क्लियरली आइडिया हो जाएगा। 36 एक बार ये ऊपर ऊपर से रीड कीजिए। दिख रहा है? अब दिख रहा होगा। एक दो केस लॉज हैं इसके ऊपर थोड़े इंपॉर्टेंट से, फिर वो लिखते हैं हम। आप मुझे बताएं यहां तक क्लियर हैं आप लोग? किसी को कोई इशू किसी क्लॉज में या पीछे के सेक्शंस में? प्री में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि अगर टाइम फिक्स नहीं है तो क्या होगा, ऑप्शन में बहुत सारी चीज़ें, आपने रीजनेबल टाइम सेलेक्ट कर लेना है, या फिर पूछ लेगा थर्ड पर्सन के पोजेशन में है तो कैसे मिलेगा, एक नॉलेज आपको सेलेक्ट करना है, या उसमें दे रखा होगा कि अगर उसके पास टाइटल ऑफ डीड है कोई ऐसा एक नॉलेज करने वाला तो भी क्या ज़रूरी है। इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं अंदर क्लॉज से। यहाँ तक सभी लोग क्लियर हैं? 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट रुक कर इस चीज़ को देख लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। जो बच्चे राजस्थान दे रहे हैं उसको तो ऐसा करना चाहिए कि बैरेक ना साथ साथ इतने अच्छे से रीड कर लो कि बाद का चक्कर नहीं बचे। बाद में आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं ना पढ़ने के लिए, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अच्छे से बैरेक रीड करो कि कम से कम एक सब्जेक्ट तो आपको क्लियर लगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 37 पे आते हैं। ठीक है जी। 37 क्या कहता है? डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी। ठीक है, डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी। अब मान लीजिए कि ऐसा दो सिचुएशन इसमें आपको समझनी पड़ेगी, और मैं एक बात बता रही हूँ, कोई इतना ऐसा इन डेप्थ जाके समझने का नहीं है। ये सेक्शन बेसिकली कॉमन सेंस है, सेक्शन मत पढ़िए, बैरिक मत पढ़िए। आप मेरी एक बात सुनिए कि अगर ऐसे होता है कि आपने कुछ ऑर्डर किया है और उसको ऑर्डर कर देने के बाद वो आपने 4 चीज़ें ऑर्डर की थी, आपने 4 मोबाइल फ़ोन ऑर्डर किए मान लीजिए, ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ 3 डिलीवर हुए। इस सिचुएशन में सेक्शन पे मत जाइए, कॉमन सेंस के हिसाब से आप क्या करेंगे, आप वहाँ पे जाके कंप्लेंट करेंगे ना, बोलेंगे आपके पास क्या ऑप्शन है, या तो आप 3 रिसीव कर लें और 3 का ही पे करेंगे, 4 का क्यों पे करेंगे, आप 3 का करेंगे ना, 3 डिलीवर हुए हैं तो। या तो आप ऐसा करेंगे कि चलो 3 भी हो गए, कोई बात नहीं, फिलहाल के लिए काफ़ी है, 3 लेके 3 का पे कर देंगे। अगर आपने पहले से पे कर रखा है 4 का तो आप उससे पेमेंट वापस भी ले सकते हैं। या फिर हो सकता है आपको 4 ही चाहिए हो, तो आप उससे क्या कहेंगे कि अगर ऐसा है कि 3 है तो भाई रख लो, मुझे तो 4 ही चाहिए, मैं तो 4 ही लूँगा। तो आप वहाँ पे उसको रिटर्न भी तो कर सकते हैं, वापस भेज देंगे, नहीं एक्सेप्ट करेंगे आप डिलीवरी। तो ये कुछ कॉमन सेंसिकल चीज़ें हैं। तो अगर आपको लॉन्ग क्वांटिटी में हो रही है तो कम हो रही है तो ये हो गया। ज़्यादातर क्वेश्चन कम पे ही बनता है कि अगर कम क्वांटिटी में चीज़ डिलीवर हो रही है तो क्या होगा। मान लीजिए कि आपने 4 मोबाइल फ़ोन यूज़ किए थे और आपको 5 डिलीवर कर रहा है वो, और वो कह रहा है आके आपसे कि सर 5 का ही पैक है, 4 का कोई हिसाब नहीं है, हम 5 ही डिलीवर करेंगे। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा ना कि या तो आप बोलेंगे नहीं मैं तो नहीं ले रहा 5, या तो आप बिल्कुल रिजेक्ट कर देंगे वो कॉन्ट्रैक्ट, आप मना कर देंगे। या इस सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि जिस हिसाब से जो आपका कॉन्ट्रैक्चुअल रेट था, आप 4 का जितना दे रहे थे उसमें एक मोबाइल फ़ोन का और बढ़ा के आप 5 के लिए पे करके उसको रिसीव कर लेंगे। यही तो कॉमन सेंस कहता है ना, यही आपका सेक्शन कहता है। लैंग्वेज देखते हैं हम सेक्शन की। सेक्शन दिख रहा है डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी। अब क्वांटिटी गलत कैसे आ रही है, कम या ज़्यादा ही तो आ सकती है ना, जितनी ऑर्डर की थी या तो उससे कम आ सकती है या उससे ज़्यादा आ सकती है। पहले में क्या कह रहा है पढ़ेंगे, वेयर द सेलर डिलीवर्स द बायर क्वांटिटी ऑफ गुड्स लेस, यानी कम डिलीवर कर रहा है, ठीक है, दैट ही कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उनका जितनी क्वांटिटी के लिए उससे कम डिलीवर कर रहा है वो उसको। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, जब वो कम डिलीवर कर रहा है
बायर रिजेक्ट कर सकता है सारी गुड्स को कि भाई मैं तो नहीं लूँगा कम, मैंने तो 6 मांगे थे मोबाइल फ़ोन या 5 मांगे थे, मुझे तो 5 ही चाहिए। कर सकता है ना वो रिजेक्ट, वो नहीं लेगा उस चीज़ की डिलीवरी, मना कर देगा वो उसको वहाँ पे कि नहीं मैं इससे कम नहीं रिसीव करूँगा। या फिर क्या कर सकता है, चलो पहले रिजेक्ट कर देगा, लेकिन अगर बायर एक्सेप्ट करता है लेस क्वांटिटी को, है ना, तो वो पे करेगा कॉन्ट्रैक्ट के रेट के हिसाब से। 4 आए हैं ना, 5 का कॉन्ट्रैक्ट था, 4 रिसीव हुए हैं, तो वो 4 का पे करेगा। वो उसका कॉन्ट्रैक्ट का जो रेट था उसको कैलकुलेट करके कि 4 कितने के बैठ रहे थे, तो मार्केट प्राइस या कॉन्ट्रैक्चुअल प्राइस के हिसाब से 5 कितने, 3 कितने के बैठेंगे, कम उसको डिलीवर हुआ है। तो यहाँ पे कैसा हो रहा है, लेस हुआ है। आपने 5 चीजें मांगी थी, आपको 4 डिलीवर हुई हैं। आपके पास क्या ऑप्शन है, रिजेक्ट कर दो गुड्स को, मत रिसीव करो, मैंने 5 बोली थी, मुझे 5 ही चाहिए, ठीक है। या फिर रिसीव कर लो, ले लो। तो आपका जो 5 का बैठता था कॉन्ट्रैक्ट में, आप पूरा नहीं पे करके 4 का पे करोगे। आप अपने कॉन्ट्रैक्ट के रेट का हिसाब लगाओगे कि 5 इतने की थी तो 4 कितने की होंगी, आप उस हिसाब से पे करोगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट कहता है, where the seller delivers to the buyer a quantity of goods larger। 5 की बात हुई थी, 6 डिलीवर हो गई हैं। कितने की बात हुई थी, 5 की बात हुई थी, 6 डिलीवर हो गई हैं कॉन्ट्रैक्ट से अलग। देन ही कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल, द बायर में एक्सेप्ट द गुड्स, बायर क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा और इंक्लूड होगा जो कॉन्ट्रैक्ट में, उस हिसाब से पे करेगा, है ना। या फिर ऐसा है 6 लेके आया है वो, तो वो उससे कहेगा नहीं नहीं मैंने तो 5 का ही किया था, ये मेरे कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड है, आप 5 छोड़ जाओ 1 ले जाओ, ठीक है। या फिर क्या करेगा वो, मतलब उसी में क्या करेगा, 5 करी थी तो वो अपनी 5 तो रख लेगा, वो 1 को क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा कि ये 1 आप अपनी वापस ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। क्या कह रहा है, द बायर में एक्सेप्ट द गुड्स इंक्लूडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट, 5 इंक्लूड थी, 5 रख ली, एंड रिजेक्ट द रेस्ट, वो 1 इंक्लूड नहीं थी उसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। या फिर वो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट भी रिजेक्ट कर सकता है। मान लो ऐसे सर्कमस्टांस आ जाए कि वो उससे आके कह दें कि नहीं अब ये पूरा पैक है, ये खुल के नहीं बिकेगा, तो रिजेक्ट कर दो। या फिर बेच भी रहा है वो खुल के, आपको नहीं ना कि मैंने 5 ऑर्डर करी थी ये 7 ले आए हैं, ऐसे नहीं होता है, तो आप पूरा रिजेक्ट कर दो, या आप अपनी 5 रख लो, जो 2 एक्स्ट्रा ही हैं उसको रिजेक्ट कर दो, ठीक है। लेकिन अगर आप पूरा एक्सेप्ट करोगे, 5 ऑर्डर की थी, 7 आ गई, आप 7 की 7 एक्सेप्ट करोगे, तो आपको जो आपने एक्स्ट्रा रखी हैं उनके लिए पे करना पड़ेगा। देखो कॉमन सेंस है ना, 5 चीज़ें ऑर्डर करी, 7 आ गई, या तो अपनी 5 रख लो, 2 लौटा दो, रिजेक्ट कर दो 2 को, ये 7 की 7 ही रिजेक्ट कर दो कि भाई क्यों सही डिलीवर नहीं करते हो। या फिर सारी ही रख लो और 5 का तो आपके कॉन्ट्रैक्ट में पेमेंट थी ही, आप बाकी 2 की भी पेमेंट कर दो। तीनों केसेस हो सकते हैं ना इसमें भी। तीसरा क्या कह रहा है सब क्लॉज, वेयर द सेलर डिलीवर्स टू द बायर द गुड्स ही कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल मिक्स्ड विद द गुड्स ऑफ अ डिफरेंट डिस्क्रिप्शन। इंपॉर्टेंट हो जाता है मिक्स्ड गुड्स वाला। मान लीजिए कि आपने येलो कलर की दाल ऑर्डर की थी और आपको येलो दाल में ब्लैक दाल भी मिल गई, मान लीजिए बिल्कुल मिक्स की हुई नहीं मिली, आपने 5 kg बोली थी, तो उसके पैकेट्स में 3 kg येलो है और 2 kg ब्लैक है, और दोनों मिला के 5 बैठ रही है। अब मिक्स हो गई है, अलग अलग डिस्क्रिप्शन की चीज़ है। या मान लीजिए आपने 4 टी शर्ट ऑर्डर की थी, तो 4 टी शर्ट में 2 शर्ट्स आ गई हैं और 2 टी शर्ट्स आ गई हैं, तो मिक्स हो गई है ना गुड्स आपके ऑर्डर में, तो डिफरेंट डिस्क्रिप्शन हो गया है। और नॉट इंक्लूड इन द कॉन्ट्रैक्ट, टी शर्ट्स इंक्लूड थी कॉन्ट्रैक्ट में, शर्ट्स थोड़ी ना थी, शर्ट्स कैसे आ गई हैं। द बायर में एक्सेप्ट द गुड्स विच आर अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट एंड रिजेक्ट द रेस्ट। अब जो टी शर्ट आई हैं वो तो आपके कॉन्ट्रैक्ट में थी, एक ऑप्शन आपके पास ये है, आप वो 2 टी शर्ट रख लो, उनका पे कर दो, जो शर्ट्स गलत आ गई हैं उनको रिजेक्ट कर दो। या फिर अगर आपको लग रहा है कि ये क्या मिक्स गुड्स आ गई हैं, मैंने तो ऑर्डर नहीं की थी, तो आप पूरा रिजेक्ट कर दो। यहाँ पे बायर के पास सारे क्लॉजेज में होल रिजेक्ट करने का ऑप्शन क्यों है।
आप सारे क्लॉजेस देखेंगे, सभी क्लॉजेस बायर को देते हैं ऑप्शन कि वो चाहे तो पूरा का पूरा ऑर्डर रिजेक्ट कर सकता है। ऐसा इसीलिए कि लेस क्वांटिटी आना, लार्जर क्वांटिटी आना या मिक्स क्वांटिटी आना, तीनों केसेस में सेलर की गलती है। जितना ऑर्डर किया है उतनी क्वांटिटी में क्यों नहीं भेज रहे हो, कम ज़्यादा मिक्स क्यों भेज रहे हो? तो फॉल्ट पे कौन सी पार्टी है? सेलर फॉल्ट पे है। सेलर फॉल्ट पे है, इसीलिए बायर को अपॉर्चुनिटी दी गई है कि आप चाहो तो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट कर सकते हो। ठीक है, या तो जितना आपने ऑर्डर किया है उतना रख लो, ज़्यादा आ गया है तो बाकी का भेज दो, अब एक्स्ट्रा का भी पे कर दो। वो उसको एडवांटेजेस मिली हुई हैं ये सारी बाकी की, कि आप चाहो तो उतना रख लो, बाकी भेज दो, सारा रख लो पे कर दो, आधा रख लो पे कर दो, वो सब उसको एडवांटेजेस दी गई हैं। एडवांटेज क्यों मिली है? क्योंकि सेलर गलती पे है। पूरा रिजेक्ट करने का ऑप्शन क्यों मिला है? क्योंकि सेलर गलती पे है। अब जब सेलर गलती करेगा तो भुगतेगा, ये है इसमें चीज। फोर्थ क्या कहता है? द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन आर सब्जेक्ट टू एनी यूजेज ऑफ ट्रेड, स्पेशल अग्रीमेंट और कोर्स ऑफ अ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज। यानी ये चीजें सिर्फ तभी काम करेगी जब आपने कोई ऐसा स्पेशल ट्रेड कर रखा होगा। आपको एक स्पेसिफिक चीज होगी कि आपको पता है मैंने 6 टी शर्ट ऑर्डर की थी। यहाँ सबसे पहला तो नंबर जो 6 है और जो टी शर्ट है वो दोनों अपने आप में स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट है। आपने 6 चीजें ऑर्डर की थी और आपने 6 टी शर्ट ऑर्डर की थी, ये एक स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट को दिखाता है। तो ये सिर्फ आपको ये बता रहा है, जनरल में नहीं होता ऐसा कि आप कहीं पे खड़े हो और खड़े होके पोटैटोज ले रहे हो तो आप इन टर्म्स को ध्यान रखोगे, ये सारी चीज है। क्लियर? ये भी थोड़ा लंबा था। अब मुझे बताइए आपको कि समझ आया? थोड़ी देर के लिए ये देख लीजिए, इसको आप डायरेक्ट की लैंग्वेज देखिए, बताइए मुझे समझ आया ये भी सारे क्लॉजेस? बस वही है कि ये समझ लीजिए आपके सेलर की गलती का थोड़ा सा फायदा और थोड़ा एक सही तरीके से यूज बायर को दे रहे हैं कि वो रिजेक्ट कर ले, उसके साथ इनजस्टिस ना हो। इंस्टॉलमेंट्स पे आए, इंस्टॉलमेंट डिलीवरी। ओके साहिल, देखिए अभी तक हमने ये पढ़ा है कि सोगा में, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में, इंस्टॉलमेंट में डिलीवरी हो सकती है, लेकिन ये चीज़ एक स्पेशल टर्म में इस सेक्शन में इसलिए बताई है कि कई बार कुछ ऐसे ऑर्डर्स होते हैं जिनको आप इंस्टॉलमेंट्स में एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते, ये आपको नहीं करना चाहिए। ये चीज़ आपके कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होनी चाहिए कि वेदर आप इस चीज़ को इंस्टॉलमेंट्स में एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। ये पूरा का पूरा बायर पे है ना। अब कुछ चीज़ों की डिलीवरी तो इंस्टॉलमेंट्स में ली जा सकती है पर कुछ चीज़ों की नहीं। मान लीजिए कि मैंने कहीं पर 20 लोगों का खाने का ऑर्डर दिया। अब 20 लोगों का खाना मैंने दोपहर 2 बजे मांगा था, ठीक है। मैंने उनसे बोला था दोपहर 2 बजे तक मेरे घर पे 20 लोगों का खाना आ जाना चाहिए। उन्होंने क्या किया, दोपहर 2 बजे मुझे सब्जी पहुंचा दी, बिल्कुल बना के 2-3 टाइप की जो जो मैंने ऑर्डर किया था, और मुझसे कहा कि आपको शाम तक चपाती की भी डिलीवरी मिल जाएगी। अब भाई मैं ऑर्डर कर रही हूँ या मुझे इंस्टॉलमेंट में डिलीवरी मिल रही है, तो बीइंग अ बायर मेरे ऊपर है, मैं बाउंड नहीं हूँ कि मैं एक्सेप्ट करूँ उसे इंस्टॉलमेंट्स में, है ना। मैं बिल्कुल बाउंड नहीं हूँ कि मैं उसे इंस्टॉलमेंट्स में एक्सेप्ट करूँ। लेकिन कुछ जगहों पे कॉन्ट्रैक्ट में ही होता है कि हाँ इंस्टॉलमेंट्स में एक्सेप्ट कर ली जाएगी। लाइकवाइज ऐसा होता है अमेजोन वगैरह, स्पेशली नायका तो ऐसे करता है ना कि अगर आपने 10 से 12 चीज़ें ऑर्डर करी हैं तो वो पार्ट्स में डिलीवर करेगा। तो वहाँ पे जो इम्प्लाइड टर्म है ना आपका नायका के साथ, भले ही आप नहीं बोल रहे हो कि हाँ मैं ले लूँगा इंस्टॉलमेंट्स में नहीं लूँगा, उनका कॉन्ट्रेक्चुअल वे ये है, उन्होंने अपनी ऐप के जो उसमें प्रोविजंस डाल रखे हैं उन्होंने क्लियर कर रखा है कि हम इंस्टॉलमेंट में डिलीवर करेंगे, और समहाउ जाने अनजाने में आपने भी उन सबको आई एग्री ऑल कर रखा है। तो वहाँ पे आपने खुद से एग्री कर रखा है कि हाँ मैं इंस्टॉलमेंट्स में डिलीवरी ले लूँगा, ठीक। लेकिन क्या वो एप्स भी, वो सोशल ऐसे प्लेटफॉर्म जो शॉपिंग के हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, क्या वो ऐसा कर सकते हैं कि आधा तो सही डिलीवर कर दें और आधा गलत डिलीवर करें, खराब डिलीवर करें और मुझसे पूरे कॉन्ट्रैक्ट के पैसे मांगे?
नहीं ना, बस वही सेक्शन ये कहता है। सेक्शन के वर्ड्स देखिए, 38 क्या कह रहा है, अनलेस अदरवाइज अग्रीड। अब पहले ही आप अग्री कर चुके हैं टर्म्स और कंडीशन को तो अलग चीज है, मगर इन जनरल रूल जो आपके बायर हैं वो नहीं बाउंड है एक्सेप्ट करने के लिए डिलीवरी को इंस्टॉलमेंट्स में। सब्जी 2 बजे आ रही है, चपाती 6 बजे आ रही है, आई एम नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट ना, मैंने कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया है और मेरे से बात नहीं हुई है कि आप इंस्टॉलमेंट्स में डिलीवर करेंगे उस चीज़ को। तो ये तो पहला तो जनरल सा था। दूसरा देखिए, दूसरा कहता है where there is a contract of sale of goods to be delivered by stated installments, यानी आपने कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है जहाँ पे है कि चलो डिलीवर हो जाएगा इंस्टॉलमेंट्स में, सेपरेटली पे कर रहे हो। अब मान लो सीओडी कर दिया आपने किसी चीज़ को, आपने 12 सामान ऑर्डर किए और आपने कैश ऑन डिलीवरी पे ऑर्डर किए। पहला ऑर्डर आपका टोटल ऑर्डर 2000 का बैठ रहा था, मगर अब जब सीओडी होती है और पार्ट्स में डिलीवर होता है ना, तो आपको जो जो प्रोडक्ट आता रहता है उसका पे करते रहना पड़ता है। तो अब वो पार्ट में डिलीवरी हो रही थी तो आपने उसको पार्ट में पे करते रहे। पहले 2 सामान आ गए, आपने 2 का पे कर दिया, फिर 2 सामान आ गए, आपने 2 का पे कर दिया। लेकिन जब तीसरा सामान आया तो वो बिल्कुल देखने में ही पैकेट लग रहा था कि वो चूरा हो चुका था। ठीक है, तो ऐसे में ये होता है कि सेलर को ना कोई भी डिलीवरी डिफेक्टिव नहीं करेगा किसी भी इंस्टॉलमेंट्स में, 1 और मोर इंस्टॉलमेंट्स। ऐसा नहीं है वो 1-2 शुरू के ठीक कर देगा, आगे डिफेक्टिव डिलीवरी आ रही है मेरे पास। या ऐसा भी नहीं है कि अगर मैंने 20 प्रोडक्ट ऑर्डर किए हैं और वो 20 के 20 मुझे इंस्टॉलमेंट्स में हो रहे हैं, तो बीइंग अ बायर मैं नेग्लेक्ट कर दूं, आगे मैं डिलीवरी ना लूं या मैं पे ही ना करूं उसके लिए। 2-4 बार तो मैंने जो 4-4 5-5 पार्ट में प्रोडक्ट आए मैंने रिसीव कर लिया, मैंने पे कर दिया उसके लिए, लेकिन आगे जब आने शुरू हुए बाकी के तो मैंने वहां पे डिलीवरी लेने को मना कर दिया, मैंने पे करने को मना कर दिया। नो, ये एक पूरा कॉन्ट्रैक्ट 20 प्रोडक्ट का है, पूरा एक इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट माना जा रहा है। यहाँ पे मैं 2 डिलीवरी लेके तीसरी के लिए नहीं पलट सकती। ठीक है, ये क्वेश्चन अलग अलग केस पे डिपेंड करेगा कि उसके क्या क्या टर्म्स हैं, क्या क्या वहां पे सरकमस्टांस आ रहे हैं। कि अगर ऐसे में कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है, सेलर ब्रीच करता है कि वो 1-2 डिलीवरी अच्छी कराता है और आगे प्रोडक्ट्स गलत आने लगते हैं, टूटे हुए आने लगते हैं, जो ऑर्डर किया था वो नहीं आता है, तो ऐसे में या फिर बायर नेग्लेक्ट करता है, 2 डिलीवरी ले ली, पे कर दिया, आगे मना कर देता है मेरे पास पैसे नहीं है, मैं घर पे नहीं हूँ, डिलीवर नहीं करता है। तो ऐसे में हर केस के सरकमस्टांस पे डिपेंड करेगा, अलग अलग होगा कि पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट कर दिया जाएगा या फिर ऐसा होगा कि अगर अलग किया जा सकता है कॉन्ट्रैक्ट को तो जितनी ढंग से डिलीवरी हो गई है वो तो ठीक है, बाकी के लिए कंपनसेशन क्लेम कर लो। लेकिन ऐसा होगा ना कि अगर जितनी डिलीवरी ढंग से हो गई हैं उतनी आपने रिसीव कर ली, बाकी के लिए आप कंपनसेशन ले लोगे ना, तो फिर पूरा का पूरा रेपुडिएट नहीं कर सकते। ये उस पे ही है कि आपने क्या करा, आपने 9 प्रोडक्ट्स तो ले लिए, वहां पे 11 में जो गलती हुई थी तो आपने 11 के बदले डैमेजेस भी ले लिए और आप कह रहे हो अब मैं पूरा कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट करूंगा। नो, या तो आप ये सारे ही प्रोडक्ट उठाओ उसके और उसको पूरा वापस कर दो कि मुझे चाहिए ही नहीं। जब ये है कि 9 प्रोडक्ट ठीक ला रहे हो, 5 गलत ला रहे हो, मुझे रखना ही नहीं है, जब आप ये वापस कर रहे हो, इसके लिए डैमेजेस नहीं ले रहे हो, इन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, इस सिचुएशन में तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट हो सकता है। लेकिन आपने आधे रिसीव भी कर लिए हैं, कंपनसेशन भी ले लिया है जो रिसीव नहीं किया उनके लिए, और आगे को आप क्या मांग रहे हो कि अब मैं पूरा कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट करता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता, वही कॉमन सेंस वाली बात है। बताइए सेक्शन 38 भी क्लियर है आप लोगों को? कोई दिक्कत, कुछ पूछना है? 38 तक क्लियर है हम लोग? ऊपर ऊपर अच्छे से कॉमन सेंस वाले सेक्शंस हैं, अच्छे से समझ लीजिए आप, और फिर मैं इनके आपको क्वेश्चंस भी बता दूंगी किस तरह के आ रहे हैं। क्लियर? 39 डिलीवरी टू कैरियर और वॉरफिंजर। जनरली पता है, इस सेक्शन को शुरू करने से पहले एक बात समझिए, अब ये कितना रीजनेबल है कितना रीजनेबल नहीं है उस पर हम नहीं जाएंगे, पर जनरल ओके जतन, जनरल टर्म्स में पता है क्या होता है कि अगर कोई चीज़ ना किसी कैरियर के थ्रू आ रही है, कहीं दूर से डिलीवर हो रही है, तो अगर वो बंदा जो सेलर है ना, जो बेच रहा है,
वो उस चीज़ को जब ट्रेन में या कैरियर में या वॉल्फिंजर में भेज देता है ना, रख देता है, वहाँ तक छोड़ आता है, तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में माना जाता है कि सेलर का पार्ट ख़त्म। ये आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़ा होगा। फिर ये माना जाता है कि सेलर की साइड से परफॉर्मेंस हो चुकी है, सेलर की साइड से डिलीवरी हो चुकी है, पढ़ा है ना ये चीज़ कॉन्ट्रैक्ट में भी। तो ऐसी सिचुएशन में डिलीवरी मान ली जाती है सेलर की साइड से। अब बायर को मिला नहीं है, तो अब आप मुझे बताइए कि अगर यहाँ पे सेलर किसी चीज़ को कैरियर वालों को दे देता है, ट्रेन से आ रही है जैसे आ रही है, उसने दे दिया, ठीक, और सेलर की साइड से मान लिया है कि अब डिलीवरी हो चुकी है ना। अब किसके पोजेशन में है? कैरियर के पोजेशन में है। अब बेचारे सीधे साधे ट्रक ड्राइवर्स होते हैं, उनको थोड़ी ऐसे कुछ इतनी समझ होती है। बीच में अगर कुछ रिस्क होता है डिलीवरी पे या कुछ भी, तो आई डोंट नो वाई, बट एक ये प्राइमा फेसाई डिलीवरी मानी जाती है कि सेलर ने कर दी ना कैरियर में, तो एक प्राइमा फेसी डिलीवरी है। और अब वो किसके रिस्क पे है? गुड्स बायर के रिस्क पे है। दैट इज अ जनरल रूल। अब हम इसमें ये नहीं कहेंगे नहीं ऐसे तो नहीं होना चाहिए, ये नहीं। हाँ, जब कई बार ज़्यादा, हाँ सेक्शन 4 की तरह है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तथागत, कई बार ऐसा होता है ज़्यादा रिस्की है, पानी वानी से आ रही है, बहुत दूर से आ रही है, तो ऐसी सिचुएशन में सेलर बायर क्या प्रेफर करते हैं? उसमें इंश्योर कराना, उनका इंश्योरेंस कराना। तो फिर ताकि ये है कि अगर दूर से सामान आ रहा है, डैमेज हो जाएगा, तो इंश्योरेंस से ये किसी को भी नुकसान नहीं होगा, सेलर को भी नहीं होगा, बायर को भी नहीं होगा, ठीक है। तो फिर ये मान लिया जाता है उसमें। देखिए क्या कहता है आपका सेक्शन खोल दूं मैं ताकि आपको दिख जाए। पढ़ते हैं इसको, ये क्या कह रहा है? डिलीवरी टू कैरियर और वॉल्फिंजर, ठीक है। ये कह रहा है वेयर इन परसुएंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अब एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो चुका है जिसको पूरा करना है, वहां पे सेलर ऑथोराइज्ड है या फिर उसे करना चाहिए कि सेंड कर दे वो गुड्स बायर को। अब बायर को गुड्स कैसे सेंड होगी? बायर बहुत दूर भी तो रह सकता है ना, ऐसा नहीं है बायर यहीं रहता होगा। तो जो डिलीवरी होगी गुड्स की वो कैरियर से होगी अगर दूर से हो रहा है तो। अब मान लो कि वेदर नेम्ड बाय द बायर और नॉट, अब किस कैरियर से होगी ज़रूरी नहीं है ये चीज़ बायर ने स्पेसिफाई की हो कि हाँ भाई इस वाले से भेज दो, उस वाले से भेज दो। ज़रूरी नहीं है कि बायर के ही बताए हुए कैरियर से हो सकता है कि सेलर की ही अपनी कोई सर्विसेज होती हो, ठीक है। अब पर्पज़ क्या है कैरियर में देने का? कि उनको भेजना है, ट्रांसमिट करना है बायर तक, पहुंचाना है बायर तक, है ना। अब एक वॉल्फिंजर एक सेफ कस्टडी के लिए होता है, तो ये वॉल्फिंजर तक जा रही है, कैरियर तक जा रही है, ये क्या माना जाता है? ये एक प्राइमा फेसाई डीम्ड डिलीवरी मानी जाती है। अगर जो आपके सेलर हैं ना, उन्होंने अपने एंड से इस चीज़ को भेज दिया, उन्होंने दे दिया उसको, अब कैरियर को दे दिया, वॉल्फिंजर से एक अच्छे सिक्योर डिलीवरी के लिए अपने पास से दे दिया। कहने का मतलब है कि जो गुड्स हैं वो अब सेलर के पोजेशन से बाहर हैं, है ना। सेलर के पोजेशन में तो नहीं है, उसने आपको ही भेजने के लिए उनको डिलीवर कर दिया है ना, डिलीवरी के लिए भेज दिया है किसी कैरियर से, है ना। तो जो गुड्स हैं वो सेलर के पोजेशन से निकल चुकी हैं इस सेक्शन के हिसाब से। अब वो वॉल्फिंजर से जाती हैं, कैरियर से जाती हैं, किसी से भी जाती हैं, तो ये सारी चीज़ एक डीम्ड डिलीवरी मानी जाती है, जिस पे क्वेश्चन एमसीक्यू में बन जाता है कि मतलब आपको एक सिचुएशन दे देगा कि सेलर ने ऐसा कर दिया है, क्या ये डीम्ड डिलीवरी है या डिलीवरी है या किसके रिस्क पे है अब गुड्स। तो इस तरीके की बातें पूछ लेगा वो आपसे कि हाँ भाई उसने कैरियर में दे दिए हैं गुड्स, वेदर उसका बोला उसको मेंशन सेलर ने किया था या नहीं, बायर ने किया था या नहीं, वो मैटर नहीं करेगा, बट हाँ उसने दे दिए। तो अब ये क्या माना जाएगा? ये एक डीम्ड डिलीवरी मानी जाएगी। डीम्ड डिलीवरी का कॉन्सेप्ट थोड़ा आप लोग अपने दिमाग में रखेंगे, ठीक है। अब क्या कह रहा है 2 में वो कह रहा है अनलेस अदरवाइज ऑथराइज बाय द बायर। या तो बायर ने ऑथराइज कर रखा हो, लेकिन अगर ऐसा नहीं है
तो जो सेलर है शेल मेक सच कॉन्ट्रैक्ट विद द कैरियर और वॉल्फ हिंजर ऑन बिहाफ ऑफ द बायर। या तो सेलर बता दे कि हाँ भाई ये मेरा वाला कैरियर है, इसको दे दो, हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो उसके बिहाफ पे, बायर के बिहाफ पे क्या कर लेगा, सेलर कर लेगा एक रीजनेबल सा, एक नेचर देख के गुड्स का, सरकमस्टांस देख के। मान लो पेरिशेबल नेचर की गुड्स हैं, टोमेटोज आ रहे हैं, पोटेटोज आ रहे हैं, कि वो पेरिश्ड हो सकते हैं, तो हर बार गुड्स को देखना पड़ेगा कि कैसे आ रही हैं, है ना। तो अगर सेलर ओमिट करता है, ऐसा नहीं करता है, वहाँ पे इंश्योरेंस नहीं कराता है, या फिर नेचर और सरकमस्टांस के हिसाब से ढंग से देखकर नहीं भेजता है, उसमें ऐसी भी किसी चीज़ में लापरवाही करता है सेलर अपने एंड पे, कि मान लो अगर बायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं था और उसको अपनी पसंद से एक ढंग का सा कैरियर देख के, वॉल्फ एंजल देख के भेजना था, और ऐसा देखकर भेजना था कि जहाँ पे गुड्स सेफ रहें, पेरिशेबल नेचर की तो नहीं है, गुड्स का नेचर वगैरह सब कुछ देख के भेजना था। ऐसे में वो ओमिट कर देता है, ये सारी ये चूक कर जाता है, और गुड्स अगर खो जाएंगी या डैमेज हो जाएंगी रास्ते में। अभी ऊपर वाला क्लॉज क्या कह रहा था कि जो हमारा बायर है उसके रिस्क पे होती हैं गुड्स, लेकिन दूसरा वाला क्या कह रहा है कि जब बायर ने कोई नॉमिनेट नहीं किया है किसी वॉल्फिंजर को, सेलर के ऊपर सब कुछ छोड़ा हुआ है कि गुड्स का नेचर वगैरह देख के ढंग से भिजवा दो, और ऐसे में सेलर अपनी जिम्मेदारी भी पूरी नहीं करता है, ओमिट करता है, तो जो अगर गुड्स खो जाएंगे या डैमेज हो जाएंगे ना ट्रांसमिशन के दौरान, रास्ते में भेजते में अगर उसमें थोड़ी सी भी लॉस्ट होंगी या खराब होंगी ना, तो यहाँ पे ऐसा होगा कि कस्टडी किसकी थी, वॉल्फिंजर की थी या उसकी थी, कैरियर वाले की थी, तो बायर डिक्लाइन कर देगा डिलीवरी को ट्रीट करने से। क्यों कर देगा डिक्लाइन, वो नहीं लेगा डिलीवरी। उसने बायर को बोला था ना कि कोई एक सही मोड ऑफ डिलीवरी देखो, कोई सही कैरियर देखो, वॉल्फिंजर देखो और डिलीवर कर दो। बायर क्या कर गया, ओमिट कर गया वहां पे, इस चीज को नहीं ध्यान दिया उसने इस चीज पे, तो यहां बायर डिक्लाइन कर सकता है। लेकिन इस केस में अगर बायर ही नॉमिनेट कर रहा है कि मेरा कोई XYZ कैरियर वाला है, वॉल्फिंजर है, तुम उसको दे दो डिलीवरी, और वो वहां पे गुड्स डैमेज हो रही हैं, खो रही हैं, तब तो बायर का अपना है। लेकिन ये तब की बात हो रही है इस क्लॉज में जब बायर ही जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर को दे रहा है, इसीलिए सेक्शन में है अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड, ठीक है। तो फिर वो मना कर देगा कि मैं नहीं ले रहा, या फिर सेलर को डिलीवरी तो ले लेगा वो पेरिशेबल की भी, बट उनके जो भी डैमेज हुआ होगा वो सेलर से वसूलेगा कि हाँ भाई चलो मैं डिलीवरी ले लेता हूँ, मैं पेमेंट कर रहा हूँ, बट मुझे डैमेजेस चाहिए जो जो नुकसान हुआ है। अगर 2 कप ऑर्डर किए थे, मान लीजिए 2 टूटे 4 टूटे, तो बाकी तो उसने डिलीवरी ले ली, लेकिन 2-4 जो कप टूटे हैं उसका वो डैमेजेस लेगा, ठीक। 3 क्या कह रहा है हमारा, अनलेस अदरवाइज अग्रीड, where goods are sent by the seller to the buyer by a route involving a sea। अब पानी से भेजी जा रही है, इसमें भी अनलेस अदरवाइज अग्रीड है कि भाई अगर पहले ही कुछ कॉन्ट्रैक्ट में तय है तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से होगी ना। जनरल रूल बता रहा है कि अगर जनरली पानी से भेजी जा रही है, ट्रांसमिशन जो हो रहा है वो पानी के रास्ते से हो रहा है, ऐसे सर्कमस्टांस में ना यूजुअली क्या होता है कि इंश्योरेंस कराना पड़ता है गुड्स का। पानी के रास्ते से गुड्स आना सस्ती पड़ती हैं कंपैरेटिवली, बट रिस्क बहुत इन्वॉल्व होता है ऐसे में, क्योंकि टाइम लगता है। अब पानी से शिपमेंट होती है तो बहुत टाइम में होती है, तो ऐसे में इंश्योर कराना पड़ता है। अब ये जो सेलर होगा ना वो बताएगा, नोटिस देगा बायर को और कहेगा कि भाई इनको इंश्योर करा लो। किस में, जब तक ये सी ट्रांजिस्ट हो रहा है ना, तो इसको नोटिस देगा। वो कौन दे रहा है नोटिस, सेलर दे रहा है। किसको दे रहा है, बायर को दे रहा है। ध्यान से सुनना, नोटिस दे रहा है सेलर बायर को, क्या कह रहा है कि इंश्योर करा लो, पानी का रास्ता है, गुड्स खराब भी हो सकते हैं। ठीक है, तो फिर अब ये बायर के ऊपर है, वो इंश्योर करा लेगा, और अगर कुछ होता है तो इंश्योरेंस कंपनी से लेना। लेकिन अगर सेलर फेल हो जाता है, किस काम में फेल हो रहा है सेलर, नोटिस देने में, वो नहीं दे रहा उसको नोटिस, ठीक है। तो अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो अपने रिस्क पे है। जितनी भी टाइम वो पानी के रास्ते में रहेंगी ना गुड्स, उन्हें कुछ भी है तो वो सेलर का रिस्क है, या तो वो उसे नोटिस दे, उस चीज को इंश्योर कराए और फिर भेजे।
लेकिन अगर वो फेल हो जाता है ऐसा करने में, तो अब जितना भी पानी का रास्ता है, सी ट्रांजिस्ट है, उस टाइम पे सेलर के रिस्क पे होंगी गुड्स। आर वी क्लियर? 40 और देखते हैं, फिर थोड़े क्वेश्चंस करते हैं। 5 मिनट का ब्रेक दे दूंगी। क्या टाइटल है सेक्शन का? चलिए, सेक्शन ये बस 2 लाइन का है, 40 करा के आपको 5 मिनट देती हूँ, फिर क्वेश्चंस देख लूंगी कि इसमें से कितने आ रहे हैं, आपको भी आइडिया लग जाएगा किस हिसाब से पढ़ना है। थैंक यू तथागत, साहिल। चलिए, क्या कह रहा है ये कि रिस्क वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड एट डिस्टेंट प्लेस। अब एक बात बताइए, ये आपके बायर हैं, ये आपके सेलर हैं, ये एक प्लेस है जो पहले बायर के एंड से समझते हैं। बायर के एंड से, बायर से मैंने कहा था कि मुझे यहाँ डिलीवर कर देना, मतलब बीइंग अ बायर मैंने कहा था सेलर से कि इस जगह डिलीवर कर देना। अब सेलर जो हैं वो होश में नहीं रहते हैं, उन्होंने ऑल द वे ये गुड्स यहाँ डिलीवर कर दी मुझे, और गलत जगह डिलीवर करने की वजह से, एक जगह से दूसरी जगह करने की वजह से ये गुड्स टूट गई। मैंने बीइंग अ बायर जगह बताई थी ना कहाँ डिलीवर करनी है। अब एक तो सेलर ने गलत जगह डिलीवर करी, फिर दोबारा वो इस जगह लाने के चक्कर में गुड्स टूट गई थोड़ी। किसकी गलती? बायर की, सॉरी सेलर की। रिस्क किसका? सेलर का। गलत जगह किसने पहुंचाई? सेलर ने। मैंने तो प्लेस बता दिया था ना, मैंने बोला था यहाँ डिलीवर कर देना इनको, इन्होंने क्या किया, यहाँ भेज दिया। अब यहाँ से मैंने बोला है तो गलत जगह है, यहाँ भेजो, यहाँ लेकर आओ। अब यहाँ से यहाँ ऑल द वे आते हुए गुड्स टूट जाती हैं। अब गुड्स टूट जाती हैं तो मेरी गलती थोड़ी थी ना, अगर आप उसको गलत जगह भेज दोगे तो आपकी गलती है ना। तो यहाँ पे सेलर की गलती है तो सेलर का रिस्क है, ठीक। इसी सिचुएशन को थोड़ा सा अपोजिट करते हैं और देखते हैं कि मैं बीइंग अ बायर मैंने गलत एड्रेस दे दिया। मैंने जो अपना डिलीवरी एड्रेस था ना वो गलती से ये डाल दिया बाय मिस्टेक और किसी भी तरीके से। अब बेचारे सेलर ने इतनी दूर ऑल द वे यहाँ डिलीवर करा दी। अब मैं उससे कहती हूँ कि नहीं नहीं भैया, मुझसे गलती से गलत एड्रेस डल गया था, ये यहाँ नहीं, प्लीज़ इनको ना यहाँ डिलीवर करा दो। अब वो ऑल द वे यहाँ गई, अब फिर वहाँ से फिर यहाँ आई, तो इसमें कुछ टूट गया गुड्स में। किसकी गलती? मेरी, बीइंग अ बायर मेरी गलती है, मैंने गलत एड्रेस डाला। रिस्क किसका? मेरा, बायर का। यही कहता है बस सेक्शन 40। क्या कह रहा है कि रिस्क जब गुड्स अलग प्लेस पे, गलत प्लेस पे, जो जहां डिलीवर होनी चाहिए उससे किसी अलग प्लेस पे डिलीवर हो जाती है। तो सेक्शन खोल दूं ताकि आपको थोड़ा साफ दिख जाए। क्या कह रहा है इसमें ये कि जब सेलर गुड्स डिलीवर करने के लिए अग्री करता है अपने खुद के रिस्क पे, अगर कहीं और डिलीवर कर देगा जहाँ पे होनी चाहिए थी, जहाँ पे बेची जा रही थी या जहाँ पे डिलीवर करनी चाहिए थी, वहाँ से के अलावा कहीं और कर देगा, तो बायर अगर पहले से ही अग्री हुआ है तो अलग चीज़ है, रिस्क जो होगा नेसेसरी कोर्स ऑफ ट्रांजिट में नहीं उठाएगा। रिस्क हमेशा फिर सेलर उठाएगा। क्यों? क्योंकि उसने गलत डिलीवर की है और सेक्शन इनकम्प्लीट दिया हुआ है इन लोगों ने, लेकिन वाइसे वर्सा भी होता है, जिसकी गलती उसका रिस्क। यहाँ पे तो सिर्फ बायर की बात की गई है ना कि बायर ने डिस्टेंट जगह कर दी है जो जहाँ सोल्ड हुई थी या जहाँ पे तय हुआ था। अब एक चीज़ ये होती है कि कहीं पे ना कई बार डिलीवर कहाँ करनी होती है कि एक पर्टिकुलर शॉप है तो वहाँ से वहीं डिलीवरी, अब वो ऑल द वे उसको किसी और दुकान पे छोड़ाता है कि मैम मेरी पीछे वाली दुकान पे रह गई, वहाँ से ले आइए, वहाँ से कर लीजिए। तो आई एम नॉट एट द रॉन्ग ना, मेरी गलती नहीं है, तो यहाँ पे उसका रहता है। अब जो गलत जगह प्लेस कर रहा है उसका है। थोड़ा सा सेक्शन साइलेंट है लेकिन आपको याद रखना है वाइस से वर्सा भी होता है। अगर बायर यहाँ पे गलती पे है तो बायर यहाँ पे लिख रखा है नेवरथलेस अनलेस अदरवाइज अग्रीड। अगर बायर भी गलती पे है तो फिर उसको भी करना पड़ेगा। रिस्क वहीं होगा जहाँ पे नेसेसर इंसिडेंट होगा ट्रांजिट का, जिसकी वजह से अकर होगा ये इंसिडेंट।
मेरी वजह से हो रहा है ऐसा इंसिडेंट तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, आपकी वजह से हो रहा है तो आप रिस्पॉन्सिबल हैं। प्लेस ऑफ डिलीवरी हमेशा कहीं ना कहीं एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली दोनों ही पार्टीज को पता होता है। कई बार कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होता है कि यहाँ डिलीवर करा देना, और अगर कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं होता तो इम्प्लाइडली कुछ ना कुछ, मान लीजिए आप किसी दुकान पर गए और आपने बोला कि मुझे 50 पानी की बोतल चाहिए, वो अगर आपसे ये कहे अभी तो नहीं है शाम में आ जाना, शाम में आ जाना मतलब डिलीवरी आपके उसकी शॉप पे ही हो जाएगी ना, कहाँ डिलीवर होनी है कहाँ नहीं होनी है तो बात की बात है। आप अमेजोन से सामान खरीद रहे हैं, आपने ऐप पे अपना एड्रेस बस एक बार डाला था और ऑर्डर करते में उसको रीचेक करते हो। अब अगर आप उससे कहते हो नहीं भैया यहाँ डिलीवर नहीं करना है, आप यहाँ आ जाओ, इस साइड आ जाओ, उस साइड आ जाओ, तो ये आपका रिस्क है, ठीक है। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड होता ही है एड्रेस का। अब आज हमने जितना भी किया है, आप यहाँ तक मैं आपको 5 मिनट देती हूँ, 5-7 मिनट काफ़ी है। आप 5-7 मिनट में गो थ्रू करिए, पानी पीजिए या फिर मत करो गो थ्रू, घर जाके ही कर लेना क्लास खत्म होने के बाद। 5 मिनट रुक जाते हैं, 5 मिनट बाद क्या करेंगे कि ये देखेंगे कि इस एरिया से क्वेश्चंस किस तरह बन रहे हैं, हमें कितना पढ़ना है ये सेक्शन और क्यों पढ़ना है, और स्किपेबल भी हैं टू बी ऑनेस्ट, बहुत सारे सेक्शन ऐसे हैं कि इसमें आपको स्किप करने पड़ेंगे, वो अभी हम क्वेश्चन से आइडिया लगा लेते हैं। 5 मिनट रुक जाते हैं, 5 मिनट के बाद कंटिन्यू करेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? चलिए कंटिन्यू हो गया। देखते हैं क्वेश्चंस। सैडली इतने पार्ट में से तो बड़े कम क्वेश्चंस हैं। जो 41 सेक्शन 41 है ना, उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, उसको अच्छे से करेंगे, फिर बाकी आगे आपको पता है अनपेड सेलर का तो है ही इंपॉर्टेंट। आ गए सभी लोग वापस? चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। अब आप लोग क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे और मुझे आंसर देंगे कि क्या है। अ सेलर डिलीवर्स टू दी बायर अ लार्जर क्वांटिटी ऑफ गुड्स, यानी एक सेलर डिलीवर करता है बायर को एक लार्जर क्वांटिटी, यानी जितनी ऑर्डर की थी उससे ज्यादा आ जाती हैं। अभी अभी पढ़ा है ना हमने, तो 5 ऑर्डर करी थी मान लीजिए तो 7 आ जाती हैं। सेलर गलती से डिलीवर कर देता है बायर को लार्जर क्वांटिटी। देन व्हाट वाज ऑर्डर, तो जो ऑर्डर हुआ था उससे ज्यादा, तो ऐसे में क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं? ऑप्शन सुनिए। क्वेश्चन क्या है कि सेलर ने बायर को ज्यादा गुड्स दे दी, 5 ऑर्डर करी थी 7 भेज दी, ऐसे में क्या होगा वो पूछना चाहता है आपसे, ठीक है। ऑप्शन ए, द बायर हैज राइट टू रिजेक्ट द होल गुड्स, बायर के पास राइट है सारी गुड्स को रिजेक्ट करने का, ऑप्शन ए ये है। ऑप्शन बी है द बायर हैज राइट टू एक्सेप्ट द होल गुड्स, बायर के पास राइट है सारी गुड्स को एक्सेप्ट कर लेने का। ऑप्शन सी है कि बायर हैज अ राइट टू एक्सेप्ट ओनली द गुड्स ऑर्डर एंड रिजेक्टेड द रेस्ट, यानी बायर के पास ये भी राइट है कि वो एक्सेप्ट कर ले जितनी उसने ऑर्डर की थी और बची हुई रिजेक्ट कर दे। और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। टेल मी, ज्यादा गुड्स आ जाने के बाद आप क्या कर सकते हैं? डी एग्जैक्टली, स्नेहा, जतिन, वेरी गुड। तो वही है, आप चाहो तो अपना उतना रख लो, तथागत, पारुल। हाँ, तो अब देखिए क्वेश्चन इजी आ रहा है ना, आपने एक बार सेक्शन समझ लिया, क्वेश्चन कुछ और पता है, बिहार 2020 का क्वेश्चन है ये, बिहार जुडिशरी में है 2020 में, तो आपको इजीली क्लियर है ना कि वो तीनों कर सकता है इसमें से। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है पेमेंट एंड डिलीवरी, पेमेंट एंड डिलीवरी अंडर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट इज, पेमेंट और डिलीवरी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में क्या है? ऑप्शन सुनिए, इंप्लाइड कंडीशन, एक्सप्रेस कंडीशन, या मे बी इंप्लाइड और एक्सप्रेस। ई नन ऑफ द अबव छोड़ दीजिए आप, और सी कहता है कॉन्करेंट कंडीशन। जतिन, मेंस में सिचुएशन बेस्ड आते हैं क्वेश्चंस, तो मेंस में ऐसा होगा कि किसी भी क्वेश्चन पे आपको, हाँ वेरी गुड जतिन, स्नेहा, तथागत, ऑप्शन सी कॉन्करेंट है। और ये क्वेश्चन हरियाणा का 2018 का है, ठीक है, हरियाणा 2018 का क्वेश्चन है ये, ठीक है।
अगला क्वेश्चन सुनिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एज रिगार्ड्स द डिलीवरी ऑफ गुड्स। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है डिलीवरी ऑफ गुड्स के लिए, इंस्टॉलमेंट्स पे अगर गुड्स की डिलीवरी होगी तो क्या क्वेश्चन क्या है आपका, इंस्टॉलमेंट डिलीवरी के ऊपर है, आपको बताना है इनमें से सही कौन सा है। ए कह रहा है डिलीवरी ऑफ गुड्स कैन नॉट बी मेड बाय इंस्टॉलमेंट्स, ए बिल्कुल मना कर रहा है कि इंस्टॉलमेंट्स में डिलीवरी हो ही नहीं सकती है। बी कह रहा है बायर इज बाउंड, बायर जो है वो बाउंड है कॉन्करेंट कंडीशन, कॉन्करेंट कंडीशन, आंसर सी साहिल। हाँ आप लोग सुनिए, क्वेश्चन मैं दोबारा बोल रही हूँ, एक बार आप लोग सुन लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा सही है इंस्टॉलमेंट्स की डिलीवरी के लिए, ठीक है। आप इसमें से बताइए मुझे कि इंस्टॉलमेंट्स में अगर डिलीवरी हो रही है तो मैं ऑप्शन बताती हूँ, आप मुझे सही बताइए कौन सा है। पहला कि डिलीवरी इंस्टॉलमेंट्स में हो ही नहीं सकती है, डिलीवरी ऑफ गुड्स कैन नॉट बी मेड बाय इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। दूसरा है बायर इज बाउंड टू एक्सेप्ट द डिलीवरी, बायर बाउंड है एक्सेप्ट करने के लिए डिलीवरी बाय इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट में डिलीवरी के लिए ओनली इफ अग्रीड, अगर उसने अग्री किया है पहले ही कॉन्ट्रैक्ट में। अब बायर बाउंड होगा डिलीवरी लेने के लिए इंस्टॉलमेंट में अगर उसने अग्री किया है कि हाँ भाई मैं इंस्टॉलमेंट में ले लूंगा, बी तो ये है। सी कह रहा है बायर इज बाउंड टू एक्सेप्ट द डिलीवरी बाय इंस्टॉलमेंट्स इन केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स, कि अगर पेरिशेबल गुड्स हैं तो वो ले लेगा डिलीवरी। और डी कह रहा है बायर इज बाउंड टू एक्सेप्ट द डिलीवरी बाय इंस्टॉलमेंट इन केस ऑफ सेल ऑफ गुड्स बाय सैंपल। तो आपने देखा है पेरिशेबल की भी बात कहीं ऐसे स्पेसिफिक इंस्टॉलमेंट के लिए नहीं हुई है, पेरिशेबल की नहीं हुई है तो सैंपल की भी नहीं हुई है, सिर्फ बी सही है। बी कह रहा है द बायर इज बाउंड टू एक्सेप्ट डिलीवरी बाय इंस्टॉलमेंट, तभी वो इंस्टॉलमेंट्स में लेगा जब उसने अग्री किया है, अदरवाइज नहीं लेगा। हाँ तथागत। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट पेमेंट एंड अब सेल ऑफ गुड्स एक्ट, देखिए क्वेश्चन रिपीट है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर पेमेंट एंड क्या लिखा है देखिए, पेमेंट एंड डैश छोड़ा हुआ है, ठीक है। डैश के बाद आर, ऑप्शन नहीं देती हूं, चलो भरो इस फिल को पूरा करो। पेमेंट एंड डैश आर कॉन्करेंट, क्या पेमेंट के साथ साथ क्या कॉन्करेंट होता है, डिलीवरी, पेमेंट एंड डिलीवरी होती हैं कॉन्करेंट, वेरी गुड, पेमेंट एंड डिलीवरी आर कॉन्करेंट। ये इस बार इन्होंने अब आते हैं आपके, आप कौन सा क्वांटिटी वाला पूछ रहे हो, मैं तो भूल, क्वेश्चन नंबर 4 था, सुनिए डिलीवरी, वेरी गुड पारुल। साहिल शायद आपने पूछा था ना, तो आप सुनिए, ये पूछ रहे थे ना आप, मैं क्वेश्चन ही रिपीट करती हूँ। अ सेलर डिलीवर्स द बायर लार्जर क्वांटिटी, गलती से जो है सेलर ज्यादा भेज देता है, क्या भेज देता है, लार्जर, जितना कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उससे ज्यादा भेज देता है ना। तो इसमें क्या क्या ऑप्शन है बायर के पास, या तो वो सब कुछ रिजेक्ट कर देगा, है ना, इसमें बायर के पास क्या है, या तो वो पूरा का पूरा रिजेक्ट कर देगा, नहीं मैं नहीं लूंगा, या फिर उसने जितना ऑर्डर किया है वो उतना एक्सेप्ट कर लेगा, रेस्ट वो रिजेक्ट कर देगा, या फिर वो सारा का सारा एक्सेप्ट कर लेगा और एक्स्ट्रा पैसे दे देगा जो बनते हैं। तो इसमें ऑल ऑफ द अबव ठीक था, ठीक है साहिल, ऑल राइट साहिल। चलिए फिलहाल आज हमने जितने सेक्शन किए हैं ना उसी से इतने ही क्वेश्चन आ रहे हैं, बाकी के रेस्ट क्वेश्चन सिर्फ 41 से हैं, तो 41 हमें और अच्छे से करना पड़ेगा। और फिर अनपेड सेलर का कॉन्सेप्ट, जिस तरीके से कैवेट इंपॉर्टेंट था अनपेड सेलर भी इंपॉर्टेंट है, अनपेड सेलर करेंगे। अब होपफुली ये होली के बाद होगा, अब मैंने नोट्स सर को भेज दिए हैं, सर बाहर गए हुए हैं अभी, सर आएंगे उनको देखेंगे और फिर आप लोगों को ऐप पे अपलोड होते हैं जो भी होता है वो करेंगे, मेरे एंड से नोट निकल चुके हैं नोट्स, ठीक है। और किसी को आज की क्लास में कोई कंफ्यूजन, यहाँ तक कोई दिक्कत बताइए। और स्पेशली जो लोग अभी एलिजिबल नहीं है ना कोई एग्जाम देने के लिए, वो अपने आप को उतना अच्छा कर लो, ऐसा होगा कि आप पेपर में पढ़ोगे ना, आपको एक बारी को उसको फर्स्ट रीडिंग में लगेगा नहीं ये तो कॉन्ट्रैक्ट से क्वेश्चन है, और वो होगा टीपीए का क्वेश्चन, हमें पढ़ के लग रहा होगा कि क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट में से, ये आपको नहीं आ रही है प्रॉब्लम साहिल, ये जनरल प्रॉब्लम है। बताइए प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है, ये प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व होगी, बुक खरीदो कि जिसमें मेंस के क्वेश्चन होते हैं, सब्जेक्ट वाइज कर रखा है,
उसको देखो कि क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आंसर क्या बन रहा है। और अगर आपको कहीं लग रहा है ना, जैसे कोई क्वेश्चन पढ़ा आपको लग रहा है कॉन्ट्रैक्ट में भी हो सकता है, टीपीए में भी हो सकता है, तो एक स्मार्ट स्ट्रेटजी ये होती है कि आपको दोनों का जो जो सेक्शन क्लैश करता हुआ दिख रहा है ना, वो दोनों ही अपने अपने हिसाब से मेंशन करो, थोड़ा थोड़ा करके, एग्जैजरेट मत करो। कई जगह पे ये चीज जरूरी होती है, क्योंकि क्यों नहीं करेगा कॉन्ट्रैक्ट और टीपीए, क्या जो आप टीपीए क्या है, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी बिक रही है ना टीपीए में, तो जो इमूवेबल प्रॉपर्टी बिक रही है वो कॉन्ट्रैक्ट से ही तो बिक रही है, वो कॉन्ट्रैक्ट ही तो है। ये तो लॉज हैं, ये तो करेंगे ही करेंगे एक दूसरे को। अब मैंने सोगा पढ़ा दिया, आप कितना भी अब हमारा सोगा जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से अलग हो गया हो, क्या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को छोड़ा है इसने? आज भी वही लोग जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये है वो है, बेसिक चीजें तो कॉन्ट्रैक्ट वाली है। ओवरलैपिंग लग ही नहीं रहे, होते हैं वो ओवरलैपिंग। आप कभी भी टीपीए वगैरह को, सीपीसी को, इन सबको बिल्कुल अलग नहीं कर सकते हो। और जबकि टीपीएस हो गए, ये तो पार्ट ही कॉन्ट्रैक्ट के हैं, इन्हें तो अलग ही नहीं किया जा सकता। तो जहां भी जिस क्वेश्चन में आपको ऐसा लग रहा है ओवरलैप हो रहा है, हो रहा होगा ओवरलैप। दोनों केसेस जो जो सेक्शन आपको ओवरलैप करते लग रहे हैं, दोनों को रखो, पढ़ो, उस हिसाब से आंसर करो। कोई ऐसी, देखो हमेशा ये एडवाइजेबल नहीं होता, बट अगर ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो कोई ऐसी बुक ले लो, या भी नोट्स होते हैं आपके, कोई आंसर ही, मेंस के आंसर ही किसी ने लिख के दे रखे हो, सिंगल्स की आती है, वो देख लीजिए, तो ये आपको हेल्प करेगा। मैं बताती हूँ कि अगर मैंने मतलब एक दिन में करा कि मैं ये 4-5 चीजें कर लूंगी, तो अगर उसमें से एक भी टास्क रह जाता है ना, तो अगले दिन के लिए डिमोटिवेट हो जाती हूँ मैं। अपने आप को उतने टास्क दो, अपने लिए उतना करो जितना आप एक दिन में परफॉर्म कर सकते हो, क्योंकि अगर फिर वो चीज रह जाएगी ना, तो वो अगले दिन का गिल्ट आपको अगले दिन भी अच्छा परफॉर्म नहीं करने देगा। लेट सपोज कि आपका प्री निकल, और मैं तो ये बता रही हूँ, हम लोगों की लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी कि एलएलबी के दौरान कोचिंग नहीं ली। एलएलबी करने के बाद भागते हैं हम लोग कोचिंग के लिए। जो एलएलबी के बीच में ले लेते हैं ना, वो उस टाइम पढ़ रहे हैं, वो प्री के लिए भी पढ़ सकते हैं, मेंस के लिए भी पढ़ सकते हैं, उनके कोई सर पे नहीं बैठा कि कल एग्जाम है, परसों एग्जाम है। प्री मेंस की तैयारी तो कभी अलग हो ही नहीं सकती एक दूसरे से। आप जिस टाइम पढ़ रहे हो, अब एग्जाम का बिल्कुल फॉर्म आ गया है, आपने फॉर्म भर दिया है, तो अब ऐसा नहीं है ना कि आप लंबे लंबे 600 पेजेस की कोई चीज पढ़ेंगे, वो तो एक अलग चीज है। अपनी तैयारी फॉर्म भरने के बाद नहीं करो, अपनी तैयारी जब करो जब आप एलिजिबल नहीं हो, या तो आपकी एलएलबी चल रही है, या फिर अभी तक कोई नोटिफिकेशन ही नहीं आई है, तब उस चीज को आप पढ़ सकते हो प्रिसाइजली। आप ना अपने लिए एक साइनॉप्सिस बना लो कि हाँ, अगर मान लीजिए कि केविट एम्प्टर से आ रहा है, तो अपने वहां पे 4 से 6 वर्ड लिख लो कि अगर मुझे इसका प्री में आया तो इन 4 से 6 वर्ड पे एमसीक्यू आ जाएगा, और मेंस में भी आया तो मैं 4 से 6 वर्ड को वहां पे एक्सप्लेन कराऊंगा। जो काम आप अपने लिए कर सकते हो वो मैं नहीं कर सकती आपके लिए, और कोई भी नहीं कर सकता। कुछ चीजें ऐसी हैं, क्लियर चलो। जिन बच्चों की अभी एलएलबी ही नहीं हुई है, उनके पास क्या प्लस पॉइंट है, सोगा पढ़ रहे हो ना, सेक्शन पढ़ो, साइनॉप्सिस तैयार करो। सेक्शन 40 रिस्क डिस्टेंट प्लेस, डिलीवरी डिस्टेंस प्लेस, 3 वर्ड में सेक्शन हो गया इसका, कि अगर प्री में आ जाएगा तो इससे ये क्वेश्चन बन सकता है। इसीलिए क्लास के एंड में सेम टॉपिक के मैं पीवाईक्यू दिखाती हूँ कि अगर इसमें से आया तो सिर्फ इसी तरह की बातें पूछेगा, और वो 1% तो कहीं भी हो सकता है। और वही 3 वर्ड ये सोच के चलो कि अगर मेंस में भी आया ना, तो मैं वहां जाके इन 3 वर्ड को डिफाइन कराऊंगा। कुछ चीजों की तैयारी ऐसी ही होती है। अब एग्जाम का फॉर्म आ चुका है, जो लोग राजस्थान दे रहे हैं, अब आप लोग उस किताब को 300 पेजेस में नहीं पढ़ पाएंगे। अब तो आपको एग्जाम के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। नोटिफिकेशन आने के बाद तो तैयारी बिल्कुल आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आपने वो चीज पढ़ रखी है, आप उसे जल्दी जल्दी रिवाइज करोगे, अपने साइनॉप्सिस देखोगे, अपना हाईलाइटेड बैरिक देखोगे, कोई ऐसी लाइन है ना कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू सो मच।